101 अध्याय 101 खोई हुई तकनीक। मौत का नाटक कर रहे हो। जोसेफ हंस का चेहरा बदल गया और उसने आश्चर्य से पूछा, गुरुजी, आपका इससे क्या मतलब है? लैयड टेनेट और अन्य लोगों ने भी अर्नव येगर को हैरानी भरे भावों से देखा। येगर ने कहा, उनकी आत्माओं को किसी ने छीन लिया था, इसीलिए उनकी मृत्यु हुई। अगर हम उनकी आत्माओं को जल्दी से वापस ला सकें, तो शायद उनके पास जीने का मौका हो। जैसे ही ये शब्द बोले गए, वहां मौजूद हर कोई हक्का बक्का रह गया, पूरी तरह से स्तब्ध। आत्मा? क्या सचमुच लोगों में आत्मा होती है? वह कैसे संभव है? मनुष्यों में आत्मा कैसे हो सकती है? उपस्थित चिकित्सक लगातार चर्चा कर रहे थे, वे सभी आश्चर्यचकित थे। हालांकि जोसेफ हैंस येगर की बात पर विश्वास करता था, फिर भी वह आश्चर्यचकित था। गुरुजी, क्या आपने जो अभी कहा वह सच है? ये सच है। येगर ने सिर हिलाया। इस समय वर्दीधारी युवक बेहद उत्साहित था। उसने येगर की ओर देखा और कहा, डॉक्टर येगर, अगर आप थंडर बयूरो से लोगों को बचा सकते हैं, तो मैं आपका सेवक बनने को तैयार हूं। आप कौन हैं? येगर ने अपने सामने खड़े युवक की ओर देखा और पूछा। उस युवक ने कहा, मैं क्रिश्चियन वेस्ट हूं, थंडर बयूरो का एक अधीनस्थ कर्मचारी। येगर ने कहा, श्रीमान वेस्ट, तुम मुझे ये क्यों नहीं बताते कि जब तुम लोगों का उन अपराधियों से सामना हुआ तो वास्तव में क्या हुआ था? वेस्ट ने कहा, उन अपराधियों को एलिफेंट कंट्री के काले वस्त्रधारी जादूगर की मदद मिली थी। काले वस्त्रधारी जादूगर बहुत कुशल था और हम उसे हरा नहीं सके। उसे गोलियों से डर नहीं लगता था। उसकी मौजूदगी के कारण हम उन अपराधियों को पकड़ नहीं पाए। थंडर बयूरो भी काले वस्त्रधारी जादूगर का मुकाबला नहीं कर सका और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उसके बाद काले वस्त्र पहने जादूगर ने उनके सिर पर दबाव डाला और वे सब गिर पड़े। अच्छा, ऐसा है। येगर ने सहमति में सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि काले वस्त्रधारी जादूगर ने उनकी आत्माएं छीन ली हैं। उन्हें हाथी देश के जादूगरों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी। एलिफेंट कंट्री में जादूगरों को जैक एबॉट के नाम से जाना जाता था, जिन्हें काले वस्त्र वाले और सफेद वस्त्र वाले प्रकारों में विभाजित किया गया था। सफेद वस्त्रधारी लोग केवल अनुयायी थे, जो केवल साधना पर ध्यान देते थे और आमतौर पर अच्छे कर्म करते थे। लेकिन काले वस्त्रधारी लोगों के लिए नैतिक सीमाओं की कोई सीमा नहीं थी। जब तक उन्हें वेतन मिलता रहेगा, वे किसी भी हद तक जा सकते हैं और कोई भी घृणित कृत्य करने से पीछे नहीं हटेंगे। उदाहरण के लिए, हाथी देश से प्राप्त बुद्ध पेंडेंट काले वस्त्रधारी लोगों द्वारा बनाया गया था। डॉक्टर येगर, अब हमें क्या करना चाहिए? क्रिश्चियन वेस्ट ने जल्दी से पूछा। येगर ने कहा, सबसे पहले मैं उनकी हड्डियों को ठीक करूंगा, फिर उनके आंतरिक अंगों और 8 असाधारण मेरिडियन की मरम्मत के लिए एक्यूपंक्चर का उपयोग करूंगा, जिससे उनके शरीर को क्षय से बचाया जा सके। उसके बाद तुम मुझे काले वस्त्रधारी जादूगर से मिलवाने ले जाओगे। ठीक है। वेस्ट ने सहमति में सिर हिलाया। इस क्षण पोलार्डली ने उपहास करते हुए कहा, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। आत्माओं, काले वस्त्रधारी जादूगर और जादूगरों इत्यादि। क्या आप सच्चाई को और भी ज्यादा तोड़ मरोड़ सकते हैं? हम किस युग में जी रहे हैं और अब भी अंधविश्वासों पर विश्वास करते हैं? हमें विज्ञान पर विश्वास करना होगा। येगर ने पोलार्डली की ओर देखा। श्रीमान ली, दुनिया आश्चर्यों से भरी है। कुछ चीजें तब भी मौजूद रहेंगी, भले ही आप उन पर विश्वास न करते हों। क्या ऐसा है? पोलार्डली ने उपहास उड़ाते हुए कहा, येगर, क्या तुमने अभी अभी यह नहीं कहा कि इन 6 लोगों के पास अभी भी मौका है? येगर ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने यही कहा था। इसके बारे में क्या है? पोलार्डली ने कहा, अगर आप सचमुच इन 6 लोगों की जान बचा सकते हैं, तो मैं तुरंत अस्पताल छोड़ दूंगा। उनके विचार में, ये 6 लोग उद्धार से परे थे, और येगर केवल झांसा दे रहा था। इसीलिए उसने ऐसा कहने की हिम्मत की। आप नौकरी छोड़ते हैं या नहीं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अर्नव येगर ने सिर्फ एक टिप्पणी की, उन्होंने उस व्यक्ति से बातचीत करने की परवाह नहीं की। फिर उन्होंने जोसेफ हैंस से कहा, श्रीमान हंस, चलो इन्हें आपस में बांट लेते हैं और इनके लिए आधार तैयार कर लेते हैं। जोसेफ हंस ने अनिच्छा से कहा, गुरुजी, मुझे खेद है कि मैं यह नहीं कर सकता। मैंने अभी जांच की, इन 6 शवों की 70% हड्डियां चूर चूर हो चुकी हैं। यहां तक कि यिन और यांग की 18 भुजाओं के साथ भी मेरे लिए उनकी हड्डियों को ठीक करना मुश्किल होगा। यह सच है, आपने अभी अभी अंतिम 6 तकनीकें सीखी हैं, वास्तव में आप इसे नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं इसे खुद ही कर लूंगा। ये कहने के बाद अर्नव येगर पहले बिस्तर की ओर चले गए। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं, उनकी दिव्य दृष्टि सक्रिय हो गई, और उनकी आंखों में एक हल्की सुनहरी रोशनी उभर आई। उसकी निगाहें लेजर रडार की तरह तेज हो गईं, जो नथानियल लॉर्ड के शरीर को स्कैन कर रही थीं और कुचली हुई हड्डियों के फ्रैक्चर वाले क्षेत्रों की तुरंत पहचान कर रही थीं।
इसके बाद अर्नव येगर ने दोनों हाथ फैलाए, अपने शरीर के भीतर मौजूद सच्ची ऊर्जा का उपयोग किया, मांसपेशी हड्डी बदलने वाली हाथ तकनीक का प्रदर्शन किया और नथानियल लॉर्ड की हड्डियों की मरम्मत शुरू कर दी। लायनल येगर के हाथों को नथानियल लॉर्ड के शरीर पर घूमते हुए देखकर पोलार्डी ने उपहास उड़ाते हुए कहा, येगर, तुम क्या कर रहे हो? क्या आपको लगता है कि आप मरीज के शरीर को छूकर ही उसकी हड्डियों को ठीक कर सकते हैं? सर्जरी से भी गंभीर फ्रैक्चर ठीक नहीं हो सकते। क्या तुम खुद को भगवान समझते हो? चुप रहो। अचानक जोसेफ हेंस ने पोलार्डी पर चिल्लाया। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली, उसका शरीर घबराहट से कांप रहा था, उसका चेहरा लाल हो गया था, और उसने पूछा, गुरुजी, क्या आप मांसपेशी अस्थि परिवर्तन हाथ का प्रदर्शन कर रहे हैं? अर्नव येगर ने बस एक हल्की सी आह भरी, उन पर कोई असर नहीं हुआ, और उन्होंने नथानियल लॉर्ड की हड्डियों को जोड़ना जारी रखा। डॉक्टर हंस, मांसपेशी हड्डी परिवर्तन हाथ क्या होता है? लैयड टेनेट ने पूछा। जोसेफ हेंस ने गहरी सांस ली। मांसपेशी हड्डी बदलने वाला हाथ एक हड्डी जोड़ने की तकनीक है जिसे लंबे समय से लुप्त माना जाता था। ये बेहद शक्तिशाली है। यदि कोई इस तकनीक को सीख ले, तो भले ही मरीज की हड्डियां चूर चूर हो जाएं, उन्हें ठीक किया जा सकता है और फिर से जोड़ा जा सकता है। हमारी परंपरागत चिकित्सा की दुनिया में हम इस तकनीक को ईश्वरीय हाथ भी कहते हैं। इस तरह की तकनीक का आविष्कार मनुष्य नहीं कर सकते। ये तकनीक तो केवल देवताओं ने ही बनाई होगी। ओह, मुझे अब याद आया। लैयड टेनेट ने अपना माथा पीटते हुए कहा, ज्यादा समय पहले नहीं, बूढ़े श्रीमान वेस्ट की बेटी एक गंभीर कार दुर्घटना में घायल हो गई थी, जिसमें उसकी हड्डियां बुरी तरह टूट गई थीं। उस समय डॉक्टर येगर ने श्रीमान का इलाज किया। वेस्ट की बेटी ने इस तकनीक का इस्तेमाल किया। पोलार्डी ने उपहास करते हुए कहा, मांसपेशी हड्डी का हाथ बदलना? क्या ये ईश्वरीय कृपा है? जितना ज्यादा मैं इसे सुनता हूं, उतना ही ये हास्यास्पद लगता है। जो भी इस पर विश्वास करता है वह मूर्ख है। जोसेफ हेंस और लैयड टेनेट ने पोलार्डी पर ध्यान तक नहीं दिया और पूरी एकाग्रता से अर्नव येगर को घूरते रहे। कुछ ही देर बाद अर्नव येगर दूसरे बिस्तर पर चले गए और मसल बोन चेंजिंग हैंड का प्रदर्शन जारी रखा। फिर ये तीसरा था। आधे घंटे बाद अर्नव येगर ने छहों को चली हुई हड्डियों को पूरी तरह से ठीक कर दिया। फिर उसने चांदी की सुइयों का एक डिब्बा निकाला और जोसेफ हंस से कहा, श्रीमान हंस, इन 6 लोगों की कमीजें उतार दो। ठीक है, स्वामी जी। जोसेफ हंस ने बात मान ली और जल्दी से उन 6 लोगों की कमीजों के बटन खोल दिए, जिससे उनकी छाती दिखाई देने लगी। अर्नव येगर की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने अपनी कलाई झटक दी। पलक झपकते ही वूश 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 डिब्बे से दर्जनों चांदी की सुइयां निकली और हवा में तैरने लगीं। सूरज की रोशनी में चांदी की सुइयां चमकदार चांदी की रोशनी से जगमगा रही थीं, जो आंखों को चकाचौंध कर रही थीं। वहां मौजूद सभी लोग अचंभित रह गए। यहां तक कि पोलार्डी भी अवाक रह गए। उसने मन ही मन सोचा, क्या ये बच्चा जादू के करतब दिखा रहा है? सभी की अचंभित निगाहों के बीच अर्नव येगर ने लगातार अपने दाहिने हाथ में ट्रूची का संचार किया और फिर अचानक अपना हाथ हिलाया। पलक झपकते ही वूश 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 54 चांदी की सुइयां एक साथ निकली, 6 बिस्तरों के ऊपर मंडराती रहीं, फिर एक के बाद एक गिरती गईं और 6 पुरुषों की छाती पर स्थित 9 एक्यूपंक्चर बिंदुओं को सटीक रूप से भेद दिया। 102 अध्याय 102 3 घंटे। प्रत्येक व्यक्ति की छाती में 9 चांदी की सुइयां चुभाई गई थीं। गुनगुनाना। जैसे ही चांदी की सुइयां एक्यूपॉइंट्स में चुभी, वे कांपने लगे और उनसे सुनहरी रोशनी निकलने लगी, जिससे वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। इस पल सबके दिलों में जो हैरानी थी, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था, और उनकी आंखें मानो फटी रह गईं। यहां तक कि पोलार्डी भी लकड़ी के खंभे की तरह अवाक खड़े रहे। जोसेफ हेंस तो उत्साह से घुटने टेकने को भी तैयार थे। अर्नव येगर की हड्डी जोड़ने की कला अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। लेकिन उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि अर्नव येगर के एक्यूपंक्चर कौशल भी अपने चरम पर पहुंच जाएंगे। एक ही समय में 6 लोगों पर एक्यूपंक्चर करने के लिए उसके एक्यूपंक्चर कौशल पर कितना मजबूत नियंत्रण होना चाहिए। यह महज बेतरतीब ढंग से सुई चुभोना और फिर खत्म हो जाना नहीं था। इसके लिए अत्यंत उच्च स्तर की एकाग्रता और मानसिक शक्ति की आवश्यकता थी। इसके अलावा एक्यूपंक्चर करने वाले चिकित्सक को मानव शरीर के एक्यूपॉइंट्स, प्रत्येक सुई की ताकत और प्रत्येक सुई की गहराई पर अत्यंत सटीक नियंत्रण होना चाहिए। कहावत है ना, एक छोटी सी चूक भी बहुत बड़ी चूक के बराबर होती है, और अगर चांदी की एक सुई भी गलत दिशा में चली जाए, तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। अब उन्हें अर्नव येगर को अपना गुरु पाकर और भी अधिक कृतज्ञता महसूस हो रही थी। जब तक वह इस युवक का अनुसरण करता है और उसकी क्षमताओं का 1% या यहाँ तक कि 1000वां हिस्सा भी सीख लेता है, तब तक यह उसके शेष जीवन के लिए लाभकारी होगा। जल्द ही 10 मिनट बीत गए। सांस। अर्नव येगर ने एक धुंधली सांस छोड़ी और बची हुई चांदी की सुइयों को वापस डिब्बे में रख दिया।
फिर उन्होंने लेयर टेनेट से कहा, मैंने अब इन 6 लोगों के आंतरिक अंगों, 8 असाधारण मेरिडियन और सभी हड्डियों और अंगों की मरम्मत कर दी है। मैंने उनके शवों को सड़ने से बचाने के लिए चांदी की सुइयों का भी इस्तेमाल किया है, लेकिन यह केवल 3 घंटे तक ही प्रभावी रहता है। यदि उनकी आत्माओं को 3 घंटे के भीतर वापस प्राप्त कर लिया जाता है, तो उन्हें पुनर्जीवित किया जा सकता है। इसलिए चांदी की सुइयों को न निकालें। समझा? लेयर टेनेट ने जवाब में सिर हिलाया। येगर ने क्रिश्चियन वेस्ट की ओर मुड़कर कहा, श्रीमान पश्चिम, मुझे काले वस्त्र वाले यूसुफ से मिलवाओ। ठीक है, क्रिश्चियन वेस्ट ने जवाब में सिर हिलाया। जोसेफ हंस तुरंत उनके पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, मुझे भी अपने साथ चलने दीजिए, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। ठीक है, अर्नव येगर ने सिर हिलाया और फिर जल्दी से वार्ड से बाहर निकल गए। क्रिश्चियन वेस्ट और जोसेफ हैंस ने भी जल्द ही उनका अनुसरण किया। अर्नव येगर और अन्य लोगों के वार्ड से चले जाने के बाद पोलार्डली ने कहा, डायरेक्टर टैनर, मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि उस लड़के ने इन 6 लोगों के अंगों, नसों और हड्डियों की मरम्मत कर दी है। लेयर टेनेट ने कहा, अगर आपको विश्वास नहीं है, तो आप इसकी जांच कर सकते हैं। पोलार्डली ने अन्य उपस्थित चिकित्सकों की ओर देखा और कहा, सभी लोग, मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग भी इस पर विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए आइए हम सब मिलकर इसकी जांच कर लें। इसके बाद पोलार्डली और अन्य उपस्थित चिकित्सकों ने तुरंत उपकरण का उपयोग करके 6 रोगियों के शवों की जांच की। कुछ ही समय में वार्ड में सदमे भरी चीखें सुनाई दी। हे भगवान, इन 6 लोगों के अंग, नसें और हड्डियां सचमुच ठीक हो गई हैं। क्या ये कुछ ज्यादा ही चमत्कारिक नहीं है? आखिर उसने ये कैसे किया? अब मैं डॉक्टर येगर की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। डॉक्टर येगर सचमुच अमर हैं। जोसेफ हैंस और क्रिश्चियन वेस्ट, जो ज्यादा दूर नहीं गए थे, उन्होंने भी वार्ड में हो रही चीख पुकार सुनी और अर्नव येगर को ऐसे देखा मानो वे किसी दिव्य प्राणी को निहार रहे हों। विशेष रूप से क्रिश्चियन वेस्ट, जिन्हें शुरू में येगर के बारे में कुछ संदेह थे, लेकिन अब उन्हें जरा भी संदेह नहीं था। हो सकता है कि ये युवक सचमुच थंडर ब्यूरो के सदस्यों की जान बचा सके। कुछ ही देर में अर्नव येगर और बाकी 2 लोग गलियारे के अंत में गायब हो गए। इस समय वार्ड में उपस्थित चिकित्सक पूरी तरह से आश्वस्त थे और अर्नव येगर के प्रति उनकी प्रशंसा चरम पर पहुंच गई। असंभव, कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? पोलार्डली ने अविश्वास से अपना सिर जोर से हिलाया। लेकिन तथ्यों का सामना करने पर उसके पास विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह बच्चा सचमुच उन 6 लोगों की जान बचा सके? अगर उसने सचमुच उन्हें बचाया होता, तो क्या उसे वहां से जाना नहीं पड़ता? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। इस पल लेयर टेनेट के मोबाइल फोन की घंटी बजी। उसने अपना फोन निकाला और कॉल का जवाब दिया। फोन रखने के बाद लेयर टेनेट ने उपस्थित चिकित्सकों से कहा, अब यहाँ एक गंभीर रूप से बीमार मरीज है, आप मेरे साथ देखने आइए। हाँ, डीन, उपस्थित चिकित्सकों ने सहमति में सिर हिलाया। लेयर टेनेट ने पोलार्डली को निर्देश दिया, डॉक्टर ली, यहीं रहो और पहरा दो। किसी भी असंबंधित व्यक्ति को अंदर न आने दें और किसी को भी इन 6 लोगों के शरीर से चांदी की सुइयां निकालने न दें। ठीक है, पोलार्डली ने सिर हिलाया। लेयर टेनेट और अन्य लोगों के वार्ड से चले जाने के बाद वार्ड में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। पोलार्डली ने 6 लोगों की छाती में चुभी चांदी की सुइयों को देखा और वह दुविधा में पड़ गया। अभी अभी अर्नव येगर ने जाने से पहले इस बात पर जोर दिया कि इन 6 लोगों के शरीर से चांदी की सुइयां न निकाली जाएं। इसका मतलब है कि चांदी की ये सुइयां इन 6 लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर ऐसा है, तो अगर मैं उनमें से किसी एक को भी बाहर निकाल दूं, तो वह बच्चा सबको नहीं बचा पाएगा। लेकिन अगर मैं पकड़ा गया तो क्या होगा? जब तक मैं सावधान रहूंगा, तब तक मेरा भेद नहीं खुलेगा। मैं उस बच्चे को किसी भी कीमत पर सबको बचाने नहीं दे सकता। कुछ समय तक संघर्ष करने के बाद पोलार्डली ने गहरी सांस ली, पहले बिस्तर की ओर चले। कांपते हुए उन्होंने हाथ बढ़ाया और नथानिएल लॉर्ड की छाती से चांदी की सुइयों में से एक को बाहर निकाला। फिर उसने चांदी की सुई जेब में रखी और वार्ड से बाहर निकल गया। एलिप्सिस, इस समय क्रिश्चियन वेस्ट टोयोटा RAV4 चला रहा था, जिसमें अर्नव येगर और जोसेफ हैंस सवार थे, और वे अस्पताल से निकलकर बाहरी इलाके की ओर जा रहे थे। डॉक्टर येगर, ऐसा नहीं है कि मुझे आपकी चिकित्सा क्षमताओं पर भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे चिंता है। क्या थंडर लीडर सचमुच फिर से जीवित हो सकता है? क्रिश्चियन वेस्ट ने अर्नव येगर से पूछा, जो यात्री सीट पर बैठे थे। लायनल येगर ने क्रिश्चियन वेस्ट के कंधे पर थपथपाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, जब तक मैं थंडर लीडर की आत्मा को वापस ला सकता हूं, मैं उन्हें बचा सकता हूं। क्रिश्चियन वेस्ट का चेहरा गंभीर था, लेकिन काले कपड़े पहने वह जोसेफ वास्तव में शक्तिशाली और भयावह है। वह कई बुरी तकनीकों में माहिर है, और मुझे डर है कि आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ,
जोसफ हेंस ने आगे कहा, मैंने काले कपड़े पहनने वाले जोसफ के बारे में बहुत कुछ सुना है। वे वास्तव में कई बुरी तकनीकों में माहिर हैं और उनके तरीके बेहद निर्दयी और मानवता से रहित हैं। कभी कभी तो उन्हें किसी को मारने के लिए खुद कोई कार्रवाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अर्नव येगर ने शांत चेहरे से कहा, हाथी देश के वे जादूगर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हालांकि अर्नव येगर ने ऐसा कहा था, फिर भी क्रिश्चियन वेस्ट अनिश्चित और चिंतित थे। हालांकि उन्होंने मन बना लिया था कि भविष्य में चाहे कुछ भी हो जाए, वह हर कीमत पर अर्नव येगर की रक्षा करेंगे। आजकल केवल अर्नव येगर के पास ही थंडर लीडर और अन्य लोगों को बचाने की उम्मीद है। लगभग 1 घंटे तक गाड़ी चलाने के बाद वे उपनगरों में स्थित एक जंगल में पहुंच गए। दूर से ही वे जंगल के बाहर खड़ी विशेष गाड़ियां देख सकते थे। कार पार्क करने के बाद अर्नव येगर, क्रिश्चियन वेस्ट और जोसफ हेंस कार से उतरे और जंगल की ओर चल दिए। जंगल से बाहर निकलते ही उन्होंने वर्दी पहने पुरुषों के एक बड़े समूह को इलाके की रखवाली करते देखा। उनमें से कई घायल थे और उनके शरीर खून से लथपथ थे, लेकिन वे सभी वहीं रुके रहे और इलाके की रखवाली करते रहे। उनके सामने लहरदार पर्वतों की एक श्रृंखला थी। श्री पश्चिम, तुम यहाँ हो। इसी समय वर्दी पहने एक लंबी और पतली युवती वहां आई। उस महिला की चोटी बनी हुई थी, उसके चेहरे की बनावट नाजुक थी, त्वचा गोरी थी और उसकी भौहें और आंखें एक वीर आभा बिखेर रही थीं। वह बेहद प्रभावशाली और वीर थीं। कॉब टीम, अब स्थिति कैसी है? क्रिश्चियन वेस्ट ने जल्दबाजी में पूछा। युवती ने भौहें चढ़ाकर उत्तर दिया, अभी स्थिति अच्छी नहीं है। अपराधी पहाड़ों में छिपे हुए हैं और हाथी देश के काले वस्त्रधारी विल्सन की मदद से उन्हें पकड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हमारे लोगों ने कई बार अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन उन्हें खदेड़ दिया गया। 103, अध्याय 103, दो चीजों में कुशल। क्रिश्चियन वेस्ट ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अब हम क्या करें? अगर हम इसी तरह देरी करते रहे तो वे लोग सचमुच भाग सकते हैं। युवती ने कहा, चिंता मत करो कैप्टन वेस्ट। ड्रैगन टाइगर माउंटेन से 3 दाववादी पुजारी कुछ समय पहले ही यहाँ पहुंच चुके हैं। वे तीनों पुजारी पहाड़ में प्रवेश कर चुके हैं और मैंने उनकी सहायता के लिए बहुत सारे लोगों को भेजा है। तीनों पुजारियों की मदद से काले वस्त्र पहने यूसुफ को अवश्य ही वश में कर लिया जाएगा। हाथी देश का काला वस्त्रधारी विल्सन चालबाजियों से भरा हुआ है। मुझे डर है कि वे 3 दाववादी पुजारी उसे वश में नहीं कर पाएंगे। अब तक चुप रहे अर्नव येगर ने हल्के स्वर में कहा। युवती ने अर्नव की ओर देखा और भौहें चढ़ाते हुए कहा, कैप्टन वेस्ट, यह आदमी कौन है और यह यहाँ कैसे आया? ये जगह बहुत खतरनाक है। बाहरी लोगों को यहाँ आने की अनुमति कैसे दी जा सकती है? वेस्ट ने जल्दी से कहा, कैप्टन कॉब, यह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, बल्कि प्रसिद्ध डॉक्टर येगर, अर्नव येगर हैं। अगर डॉक्टर येगर ने हस्तक्षेप न किया होता तो मुझे डर है कि थंडर लीडर और उसके आदमी अब तक मर चुके होते। युवती एक पल के लिए आश्चर्य से रुक गई और फिर पूछा, क्या वह सचमुच थंडर लीडर और उसके आदमियों को बचा सकता है? बिल्कुल, जब तक मेरे स्वामी कार्रवाई करते हैं, थंडर लीडर और उसके आदमी निश्चित रूप से बच जाएंगे। जोसफ हेंस ने गर्व से कहा। और ये बुजुर्ग सज्जन कौन है? युवती ने अपना सिर घुमाकर जोसफ हेंस की ओर देखा। वेस्ट ने जल्दी से परिचय कराया, ये हैं डॉक्टर हंस, रिवर सिटी के 4 महान दिव्य डॉक्टरों में से एक, श्रीमान जोसफ हंस। इसके अलावा डॉक्टर हंस डॉक्टर येगर के शिष्य भी हैं। क्या? युवती ने अचंभित होकर अर्नव येगर की ओर इशारा करते हुए कहा, डॉक्टर हंस, आप इस आदमी के प्रशिक्षु हैं। हालांकि वह रिवर सिटी के 4 महान दिव्य डॉक्टरों से कभी नहीं मिली थी, लेकिन उसने हमेशा उनकी उपाधियों के बारे में सुना था। इन चारों डॉक्टरों के पास अविश्वसनीय चिकित्सा कौशल था और उन्होंने अनगिनत लोगों का इलाज किया था। वे रिवर सिटी के सभी बड़े लोगों के लिए सम्मानित अतिथि थे। अप्रत्याशित रूप से 4 महान दिव्य चिकित्सकों में से एक, जोसफ हेंस, इस युवक का शिष्य था। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि इस युवक के चिकित्सा कौशल और भी अधिक उत्कृष्ट थे? बिल्कुल, जोसफ हेंस ने सहजता से स्वीकार किया। दरअसल जॉन होलमैन और सिरिल क्लैंसी, वे दोनों भी मेरे गुरु के शिष्य हैं। जहां तक वर्नोन स्टील की बात है, वह मेरे गुरु की पूजा करना चाहता है, लेकिन मेरे गुरु ने अभी तक उसे स्वीकार नहीं किया है, इसलिए मामला अभी भी अनिश्चित है। ये सुनकर युवती की खूबसूरत आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। क्या उसने गलत सुना था? 4 महान दिव्य चिकित्सकों में से 3 ने इस व्यक्ति को अपना गुरु माना था और शेष एक के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। वेस्ट ने तुरंत अर्नव येगर और जोसफ हेंस का उनसे परिचय कराते हुए कहा, ये रिवर सिटी मुख्यालय से कैप्टन एम्मा कॉब हैं। अर्नव येगर ने बस सिर हिलाया। उनकी निगाहें दूर स्थित पहाड़ पर टिकी हुई थीं। उन्हें स्पष्ट रूप से यह आभास हो रहा था कि पहाड़ के अंदर एक भयंकर युद्ध चल रहा है और लड़ाई अपने अंत के करीब है। एम्मा कॉब ने देखा कि अर्नव उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है,
और दुखी होकर बोली, कैप्टन वेस्ट, भले ही यह आदमी डॉक्टर हो, वह यहाँ कुछ खास नहीं कर सकता। आपको जल्दी से इन्हें यहाँ से हटा देना चाहिए। अगर आप बाद में सावधानी नहीं बरतते और उन्हें चोट पहुंचाते हैं, तो भी हमें उनकी देखभाल करनी होगी। लायनल ने एम्मा कॉब की ओर देखा और कहा, मिस कॉब, आपको मेरी और श्रीमान की सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हंस, इसके अलावा मैं कैप्टन वेस्ट के साथ उस काले वस्त्रधारी जोसेफ से मिलने यहाँ आया था। सिर्फ तुम्हारे साथ। एम्मा कोब अविश्वास भरी निगाहों से बोली, श्रीमान येगर, हो सकता है कि आपके चिकित्सीय कौशल अच्छे हों, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप उस काले वस्त्रधारी जोसेफ को वश में कर सकते हैं। आपको ये जानना होगा कि यहाँ के लोग सैकड़ों लड़ाइयों से गुजर चुके हैं, उनमें से प्रत्येक 10 लोगों से लड़ सकता है, और उनके पास हथियार मौजूद हैं। लेकिन फिर भी हम उस काले वस्त्रधारी यूसुफ का मुकाबला करने में असमर्थ हैं। इस पर विश्वास करें या नहीं। अर्नव येगर ने कंधे उचका दिए, वह उस महिला को और अधिक समझाना नहीं चाहता था। फिर अर्नव ने जोसेफ हंस से कहा, श्रीमान हंस, अंदर चल रही लड़ाई अब खत्म होने वाली है। आइए अब घायल लोगों का इलाज करने का अवसर लें। ये सभी लोग नायक हैं जो अपराधियों पर नकेल कसते हैं और रिवर सिटी की रक्षा करते हैं। इसलिए अर्नव येगर अब भी उनका सम्मान करते थे और उनकी चोटों का इलाज करने के लिए तैयार थे। ठीक है, जोसेफ हंस ने सिर हिलाया। मैं सबको बुला लेता हूँ, क्रिश्चियन वेस्ट ने कहा, और फिर सभी घायल लोगों को अपने पास बुलाया। ये दोनों डॉक्टर येगर और डॉक्टर हैंस हैं, इनके चिकित्सा कौशल उत्कृष्ट हैं और ये आपकी चोटों को ठीक कर सकते हैं। क्रिश्चियन वेस्ट ने घायलों का संक्षिप्त परिचय दिया। उन्होंने स्वाभाविक रूप से जोसेफ हैंस की महान प्रतिष्ठा के बारे में सुना था, और उन्हें इस पर जरा भी संदेह नहीं था। हालांकि उन्होंने अर्नव येगर का नाम पहले कभी नहीं सुना था, इसलिए वे कुछ हद तक संशय में थे। एम्मा कॉब एक तरफ खड़ी हो गई, वह देखना चाहती थी कि अर्नव येगर के चिकित्सा कौशल कितने अच्छे हैं। कुछ ही देर में अर्नव येगर एक हटे कट्टे दिखने वाले आदमी के पास गए और उसे देखकर बोले, तुम्हारा बायां हाथ और दायां पैर टूटा हुआ है ना? जी हाँ, जी हाँ, जी। आपको कैसे पता चला? बलवान व्यक्ति चकित रह गया। उनकी बाईं बांह और दाहिना पैर वास्तव में फ्रैक्चर हो गए थे, लेकिन वह दर्द को दबा रहे थे और इसे दिखा नहीं रहे थे। इसलिए एक आम व्यक्ति इसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं कर पाएगा। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसके सामने खड़े इस युवक ने इसे एक नज़र में ही देख लिया। अर्नव येगर ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि जल्दी से अपनी बाईं बांह और दाहिने पैर को कुछ बार दबाया और कहा, ठीक है, अगला। ऐसे ही बलवान व्यक्ति संशय में था। फिर उसने झट से अपना बायां हाथ और दायां पैर हिलाया और अचानक उत्साहित होकर बोला, ये ठीक हो गया है, मेरा बायां हाथ और दायां पैर पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। एम्मा कॉब ने उपहास किया। हड्डी को उसकी जगह पर वापस लाना कोई भी डॉक्टर कर सकता था, और इसमें कोई खास बात नहीं थी। डॉक्टर येगर, कृपया जल्दी से मेरी जांच कर लीजिए। मुझे थोड़ी देर पहले एलिफेंट कंट्री के काले वस्त्रधारी विल्सन ने टक्कर मार दी थी, और मेरी छाती में अभी भी दर्द हो रहा है। एक हट्टा कट्टा आदमी अपना सीना पकड़े हुए पास आया। अर्नव येगर ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें अंदरूनी चोटें आई हैं, और तुम्हारे अंदरूनी अंगों को कुछ नुकसान पहुंचा है। सौभाग्य से आपकी शारीरिक स्थिति अच्छी है, और आप इसे सहन कर सकते हैं, अन्यथा आप गिर पड़ते। अरे, उस हटे कट्टे आदमी का चेहरा बदल गया। क्या मैं मरने वाला हूं? जब तक मैं यहां हूं, तुम नहीं मरोगे, अर्नव येगर ने उदासीनता से कहा, फिर अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर उस हटे कट्टे आदमी की छाती पर दबाया, और अपनी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करके क्षतिग्रस्त आंतरिक अंगों की मरम्मत में मदद की। कुछ मिनट बाद अर्नव येगर ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और कहा, ठीक है, अगला। इतनी जल्दी? उस हटे कट्टे आदमी का चेहरा पहले तो आश्चर्यचकित हुआ, फिर उत्साहित होकर बोला, ये ठीक हो गया है, अब मेरे सीने में दर्द नहीं हो रहा है। ये कहते हुए उन्होंने अर्नव येगर के सामने झुककर गहरा सम्मान व्यक्त किया, धन्यवाद डॉक्टर येगर। इस दृश्य को देखकर एम्मा कॉब की आंखों में दिख रही घृणा आश्चर्य में बदल गई। क्या वह आंतरिक चोटों को इतनी जल्दी ठीक कर सकता है? ये बंदा तो कमाल का है। इसके बाद अर्नव येगर ने प्रत्येक घायल व्यक्ति का इलाज किया, और प्रत्येक उपचार में 3 मिनट से भी कम समय लगा। दूसरी ओर जोसेफ हंस ने उपचार में सहायता की। धीरे धीरे एम्मा कॉब की आंखों में दिख रही हैरानी विस्मय में बदल गई। एम्मा कॉब ने मन ही मन सोचा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनके चिकित्सीय कौशल इतने शक्तिशाली होंगे। क्या वे सचमुच एक दिव्य चिकित्सक हो सकते हैं? हालांकि उसने थोड़ी देर बाद अपना सिर हिला दिया। यदि वह कोई दिव्य चिकित्सक भी होता, तब भी वह काले वस्त्रधारी विल्सन से निपट नहीं सकता था। 104 अध्याय 104 कितना मूर्ख। शीघ्र ही आखिरी व्यक्ति का इलाज करने के बाद अर्नव येगर ने कहा, आपकी चोटें काफी हद तक ठीक हो गई हैं, लेकिन पूरी तरह से ठीक होने में अभी भी कुछ दिनों के आराम की आवश्यकता होगी। धन्यवाद डॉक्टर येगर, धन्यवाद डॉक्टर हैंस।
सभी ने अर्नव येगर और जोसेफ हेंस को धन्यवाद दिया। क्रिश्चियन वेस्ट ने एम्मा कॉब से कहा, कॉब टीम, मैंने आपसे कहा था, डॉक्टर येगर के चिकित्सा कौशल अद्भुत हैं। आपने अस्पताल का दृश्य नहीं देखा। डॉक्टर येगर ने जो किया वह मानो दैवीय हस्तक्षेप था। छी! एम्मा कॉब ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर उसकी चिकित्सा संबंधी योग्यताएं उच्च स्तर की हैं? क्या आप सचमुच उससे यह उम्मीद कर रहे हैं कि वह काले वस्त्र पहने अर्जन को वश में कर लेगा? ओह! क्रिश्चियन वेस्ट ने अपना मुंह खोला लेकिन उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। हालांकि वह जानता था कि अर्नव येगर के चिकित्सा कौशल उत्कृष्ट थे, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि येगर को मार्शल आर्ट या रहस्यमय कलाओं का ज्ञान था या नहीं। इस पल दूर से अव्यवस्थित कदमों की एक हड़बड़ी सुनाई दी। जब सबने उधर देखा तो उन्हें लोगों का एक समूह भागता हुआ दिखाई दिया। सबसे आगे 3 अधेड़ उम्र के दाऊवादी पुजारी दौड़ रहे थे। हालांकि तीनों दाऊवादी पुजारियों की हालत बहुत खराब थी, उनके वस्त्र फटे हुए थे और खून से सने हुए थे। साथ ही तीनों दाऊवादियों के हाथों में मौजूद तलवारें भी टूटी हुई थीं। ये तीनों दाऊवादी पुजारी वही 3 पुजारी थे जिन्हें एम्मा कॉब और अन्य लोगों ने ड्रैगन टाइगर माउंटेन से आमंत्रित किया था, मेलोनी टोबलर, एडी मैककेना और रिलेली। चीफ टोबलर, चीफ मैककेना, चीफ ली, आप लोग बाहर क्यों आए हैं? क्या काले वस्त्र पहने अर्जन को वश में कर लिया गया है? एम्मा कॉब उनसे मिलने के लिए जल्दी से आगे बढ़ी। अर्नव येगर और अन्य लोग उनके पीछे पीछे चले गए। मेलोनी टोबलर ने हाथ हिलाते हुए कहा, हम उसे काबू में नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। काले वस्त्र पहने वह अर्जन बहुत शक्तिशाली है। जब तक हमारे संप्रदाय का नेता नहीं आ जाता, जो भी अंदर जाएगा वह मर जाएगा। अगर हम अब संप्रदाय के नेता को आमंत्रित करते हैं तो बहुत देर हो जाएगी। बेहतर होगा कि आप सभी अभी भाग जाएं ताकि अनावश्यक मौत से बचा जा सके। एडी मैककेना और रिलेली ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। जाहिर तौर पर वे बहुत डरे हुए थे। ये सुनकर एम्मा कॉब, क्रिश्चियन वेस्ट और अन्य लोगों के चेहरे उतर गए। एम्मा कॉब ने गुस्से से कहा, क्या काले कपड़े पहने उस अर्जन को काबू करना और उन अपराधियों को पकड़ना वाकई असंभव है? हमने इतनी जनशक्ति और संसाधनों का निवेश किया है, और थंडर लीडर और उसके लोग एक अनिश्चित जीवन मरण की स्थिति में हैं। अगर हम उन अपराधियों को नहीं पकड़ पाए, तो हम थंडर लीडर और रिवर सिटी के लोगों को कैसे समझा पाएंगे? मेलोनी टोबलर ने आह भरी, मिस कॉब, मैं आपकी भावनाओं को समझती हूँ, लेकिन अभी जिद्दी होने का समय नहीं है। अपनी जान बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। वास्तव में केवल बुद्धिमान ही इस स्थिति को समझ सकते हैं। अपनी ताकत का प्रदर्शन सिर्फ एक पल के लिए मत करो। एडी मैककेना ने भी यही बात दोहराई। एम्मा कोब ने दांत पीसते हुए चिल्लाकर कहा, जो कोई भी मरने से नहीं डरता, मेरे पीछे आओ। आज हमें उस काले वस्त्रधारी अर्जन को वश में करना होगा और उन अपराधियों को पकड़ना होगा। कॉब टीम, मुझे मरने से डर नहीं लगता, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अपनी गतिविधि या योजना में मुझे शामिल करें। और मुझे। कई लोगों ने नारे लगाए और आगे बढ़े। कॉब टीम, जल्दबाजी मत करो। क्रिश्चियन वेस्ट ने जल्दबाजी में सलाह दी, तीनों दाऊवादी प्रमुख भी उस काले वस्त्रधारी अर्जन को वश में नहीं कर सकते। अगर तुम अंदर जाओगे तो तुम बस अपनी जान गंवाओगे। एम्मा कॉब ने गुस्से से कहा, भले ही इसका मतलब हमारी जान गंवाना हो, मैं चुपचाप खड़े होकर इन अपराधियों को अपनी नाक के नीचे से भागते हुए नहीं देख सकती। हालांकि क्रिश्चियन वेस्ट और एम्मा कॉब के बात करते ही अचानक, डॉक्टर येगर, तुम कहाँ जा रहे हो? भीड़ में से एक आश्चर्यचकित आवाज सुनाई दी। सभी ने अपना सिर घुमाया और देखा कि अर्नव येगर पहाड़ की ओर दौड़ रहा है। मेलोनी टोबलर हैरान होकर बोली, ये बच्चा कौन है? क्या वह पागल है? क्या वह अकेले ही मौत का सामना करने की हिम्मत कर रहा है? एडी मैककेना ने आगे कहा, इस बच्चे को जल्दी वापस बुलाओ, अंदर जाना उसके लिए आत्महत्या के समान होगा। मालिक, कृपया वापस आ जाइए, अंदर खतरा है। डॉक्टर येगर, अंदर मत जाइए, वापस आइए। जोसेफ हेंस और क्रिश्चियन वेस्ट जोर से चिल्लाए। हालांकि अर्नव येगर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बल्कि हाथ हिलाते हुए कहा, चिंता मत करो, काले वस्त्रधारी विल्सन को मेरे भरोसे छोड़ दो। रायली ली ने उपहास उड़ाते हुए कहा, ये लड़का सचमुच पागल है, अकेले ही हीरो बनने की हिम्मत कर रहा है, कितना मूर्ख है। वेस्ट टीम, अब हमें क्या करना चाहिए? जोसेफ हेंस अचानक घबरा गया। डॉक्टर येगर ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो थंडर लीडर से लोगों को बचा सकते हैं, हम उन्हें कुछ भी नहीं होने दे सकते। क्रिश्चियन वेस्ट ने गंभीरता से कहा, फिर दूसरों से बोला, सब लोग मेरे पीछे आओ और डॉक्टर येगर को बचाओ। ठीक है, सभी ने एकमत होकर जवाब दिया। आखिरकार अर्नव येगर ने उनमें से कई लोगों को ठीक कर दिया था, और वे उनके प्रति आभारी थे। अब जबकि अर्नव येगर खतरे में थे, तो स्वाभाविक रूप से वे उनकी मदद करना चाहते थे। इसके कुछ ही समय बाद क्रिश्चियन वेस्ट लोगों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए उनके पीछे पीछे चले गए। जोसेफ हेंस ने भी उनका अनुसरण किया। बाकी सब लोग मेरे पीछे पीछे अंदर आ जाओ।
एम्मा कॉब ने हाथ हिलाकर बाकी लोगों को पहाड़ियों की ओर भागने का इशारा किया। वह अर्नव येगर से बहुत नाराज थी। एक डॉक्टर होने के नाते आपको सिर्फ अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। आप यहाँ आकर इस उत्साह में क्यों शामिल हो रहे हैं और एक निडर युवक की तरह जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? क्या इससे दूसरों के लिए परेशानी नहीं पैदा हो रही है? क्या हमें उनका अनुसरण करना चाहिए? रायली ली ने पूछा। मेलोनी टोबलर ने कहा, चलो पीछा करते हैं और देखते हैं, और अगर कोई खतरा हो तो तुरंत पीछे हट जाते हैं। ठीक है, रायली ली और एडी मैक्केना ने सिर हिलाया। उसके बाद वे तीनों भी उनके पीछे पीछे चले गए। इस पल घाटी में काले रंग का चोला पहने, दुबला पतला, काले होंठों वाला और सफेद हड्डी का राजदंड पकड़े एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति घाटी में चुपचाप खड़ा था। यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति काले वस्त्र पहने विल्सन था, जो एलिफेंट कंट्री, पुटिला का रहने वाला था। इसी दौरान एक गुफा से 1 दर्जन से अधिक लोग बाहर आए, जिनमें से प्रत्येक के हाथ में बंदूकें थीं। नेता अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, जिसके बाल छोटे छोटे कटे हुए थे। वह थोड़ा मोटा था, सोने की घड़ी पहने हुए था और उसकी उंगलियों में सोने और रत्नों से जड़ी अंगूठियां थीं। इस समूह का नेता जेफरसन विंसलेट था, जिसकी उम्र अधेड़ थी। जेफरसन विंसलेट हंसे और पुतिला को अंगूठा दिखाते हुए बोले, गुरुजी वाकई अद्भुत हैं, यहाँ तक कि वे तीनों दाववादी पुजारी भी पीछे हट गए। पुतिला ने गर्व से कहा, उन तीनों दाववादी पुजारियों के पास कुछ कौशल तो हैं, लेकिन उनके स्तर के सामने वे मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जेफरसन विंसलेट ने बार बार सिर हिलाया और फिर कहा, मास्टर, जब तक आप हमें ईस्ट नेशन से सुरक्षित बाहर निकाल सकते हैं, तब तक आपको 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर भेंट किए जाएंगे। पुतिला ने अपना सिर हिलाया और कहा, अब हम चारों तरफ से घिर गए हैं और इससे बाहर निकलना मुश्किल है। इसलिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर्याप्त नहीं है। जेफरसन विंसलेट ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तो फिर आपको कितने पैसे चाहिए? पुतिला ने उदासीनता से कहा, 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, जेफरसन विंसलेट ने दांत पीसते हुए कहा, 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर ही सही। अगर हम बाहर निकल सकते हैं तो 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान निश्चित रूप से किया जाएगा। पुतिला ने सिर हिलाकर कहा, अब किसी को भी अंदर आने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, चलो जाने की तैयारी करते हैं। ठीक है, जेफरसन विंसलेट ने सिर हिलाया, हाथ लहराया और कहा, भाइयों, बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाओ। हालांकि इससे पहले कि उनके शब्द पूरे हो पाते, एक व्यंग्यात्मक आवाज सुनाई दी। क्या तुम अब भी जाना चाहते हो? क्या तुम सपना देख रहे हो? आवाज सुनकर पुटिला और जेफरसन विंसलेट और अन्य लोगों ने तुरंत अपना सिर घुमाकर देखा, तो उन्हें कुछ ही दूरी पर एक पतला, सुंदर युवक खड़ा दिखाई दिया। वह अर्नव येगर था। 105 अध्याय 105 मंत्रों का उस्ताद। अर्नव येगर को देखकर जेफरसन विंसलेट पहले तो स्तब्ध रह गए, फिर उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा, क्या आपको कोई और नहीं मिल सका? क्या तुम इस नन्हे बदमाश को मौत के मुंह में भेज रहे हो? बाकी लोग भी हंस पड़े। लायनल येगर ने उनकी अनदेखी की और पुटिला की ओर मुड़कर उदासीनता से पूछा, तो तुम ही हो काले कपड़े पहने हुए एलिफेंट कंट्री के जैक एबॉट? बिल्कुल। पुटिला ने सिर हिलाया, उसकी त्रिकोणीय आंखें अर्नव येगर को देख रही थीं। उसे आश्चर्य हुआ कि जब वह बच्चा उसके करीब आया तो उसने उसे पहले क्यों नहीं देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि ये बच्चा भी पूर्वी राष्ट्र का एक दाववादी पुजारी हो? लेकिन वह देखने में बिल्कुल भी वैसा नहीं लगता था। अर्नव येगर गरजते हुए बोला, चूंकि तुम हाथी देश के जादूगर हो, तुम्हें वहीं रहना चाहिए था। अगर तुमने ईस्ट नेशन में गड़बड़ी करने की हिम्मत की, तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, मौत। हे, पुतिला ने उपहास करते हुए कहा, पूर्वी राष्ट्र के तीनों दाववादी पुजारियों ने भी यही बात कही थी, लेकिन आपको इसका अंतिम परिणाम देखना चाहिए था। अब तुम ऐसा कहने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम, एक छोटे बच्चे, मुझे मार सकते हो? लायनल येगर ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, आप कोशिश कर सकते हैं। गुरुजी, आपको इस बच्चे से निपटने की कोई जरूरत नहीं है, इसे हम पर छोड़ दीजिए। जेफरसन विंसलेट ने पुटिला से कहा और फिर हाथ हिलाते हुए कहा, भाइयों, इस बच्चे को मार डालो। एक आदेश दिया गया। जेफरसन विंसलेट के नेतृत्व में सभी ने अपनी बंदूकें उठाईं और अर्नव येगर पर निशाना साधा। बैंग बैंग बैंग, गोलियों की आवाज इतनी तेज थी कि कान बहरे हो रहे थे। गोलियां उड़ते हुए टिड्डों की तरह सीटी बजाती हुई निकली और अर्नव येगर की ओर बढ़ने लगी। लेकिन ठीक उसी क्षण गोलियां चलाई गईं। लायनल येगर ने अपने शरीर को झटका दिया, अपनी ट्रूची को सक्रिय किया, और अचानक एक सुनहरी ट्रूची शील्ड खुल गई, जिसने उसे अपने अंदर घेर लिया। डिंग डिंग डिंग, गोलियां ट्रूची शील्ड से टकराईं, जिससे तेज आवाजें निकलीं, लेकिन वे अर्नव येगर की सघन ट्रूची शील्ड को भेद नहीं सकीं। धिक्कार है, ये बच्चा इतना ताकतवर है कि गोलियां भी इसे चोट नहीं पहुंचा सकती। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि यह बच्चा अकेले आने की हिम्मत करता है, इसमें वाकई कुछ हुनर है। गुरुजी, ये बच्चा बहुत अजीब है, हमें आपकी मदद चाहिए।
जेफरसन विंसलेट और अन्य लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे, और अर्नव येगर की ओर उनकी निगाहों में अब तिरस्कार का भाव नहीं था। वास्तविक ची मुक्ति। पुतिला ने आश्चर्य से भरी आंखों से खुद से बुदबुदाते हुए कहा, बच्चे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने छोटे हो और पहले से ही ग्रैंडमास्टर के स्तर पर हो, तुम में वाकई बहुत प्रतिभा है। लेकिन भले ही आप मार्शल आर्टिस्ट हों, आपको मुझे मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सच कहूं तो मैं भी ग्रैंडमास्टर स्तर पर हूं, और मैं सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट ही नहीं, बल्कि एक आर्ट्स मास्टर भी हूं। इसी समय एम्मा कॉब, क्रिश्चियन वेस्ट और अन्य लोग भी वहां पहुंचे और दूर खड़े हो गए। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो वे सभी स्तब्ध रह गए। क्रिश्चियन वेस्ट ने घबराकर कहा, हे भगवान, डॉक्टर येगर न केवल चिकित्सा कौशल में असाधारण हैं, बल्कि वे मार्शल आर्ट के ग्रैंड मास्टर भी हैं। मास्टर से यही उम्मीद थी, वाकई अद्भुत। जोसेफ हंस ने आह भरी। उन्हें धीरे धीरे ये एहसास होने लगा कि शिष्य बनने का उनका निर्णय सही था। एम्मा कॉब की आंखें गहरे सदमे से भरी हुई थीं। हालांकि वह एक मार्शल आर्टिस्ट भी थीं, लेकिन उन्होंने अभी अभी स्वर्गीय लोक के बाद की महान पूर्णता में प्रवेश किया था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी उम्र का ये लड़का ग्रैंडमास्टर बन जाएगा। हम्फ, मेलोनी टोबलर ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर वह ग्रैंडमास्टर है? काले कपड़े पहने हुए जैक एबॉट मार्शल आर्ट्स के ग्रैंडमास्टर और आर्ट्स मास्टर हैं। यह सही है। एडी मैककेना ने बातचीत को आगे बढ़ाते हुए कहा, हो सकता है कि ये लड़का अपनी जान बचा ले, लेकिन काले कपड़े पहने जैक एबॉट को मारना बिल्कुल असंभव है। रायली ली ने ताना मारते हुए कहा, बस देखते रहो, बाद में ये बच्चा निश्चित रूप से किसी से भी तेज दौड़ेगा। इस समय दूर स्थित घाटी में अर्नव येगर ने कहा, बस करो, अब और बकवास नहीं, जल्दी करो और मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है। जैसी आपकी इच्छा, पुतिला चिल्लाई, फिर सीधे अपनी छाती से हथेली के आकार का एक जार निकाला और मंत्र बुदबुदाने लगी। पलक झपकते ही वूश, एक बर्फीली हवा जोर से चली और काले रंग की ऊर्जा का एक सैलाब आकाश में छा गया। भूतों और भेड़ियों की चीखों के साथ असंख्य काली आत्माएं जार से बाहर निकल आईं। ये आत्माएं नर और मादा, बूढ़े और जवान, सैकड़ों की संख्या में थीं, और वे सभी भयानक इन आत्माओं में परिवर्तित हो गई थीं। इसका मतलब ये था कि पुतिला ने कम से कम सैकड़ों लोगों को मार डाला था, सैकड़ों आत्माओं को छीन लिया था। जैसे ही ये इन आत्माएं जार से बाहर निकली, वे तुरंत अर्नव येगर की ओर झपटी। अर्नव येगर गुस्से से आग बबूला हो गया, तुम दरिंदे, तुमने इतने सारे लोगों को मार डाला। अगर मैंने आज तुमसे छुटकारा नहीं पाया, तो स्वर्ग भी मुझे माफ नहीं करेगा। इसके साथ ही अर्नव येगर ने अपना दिमाग लगाया और सीधे मेडिसिन किंग कड़ाही को बुला लिया। फिर उसने अपना दाहिना हाथ हल्के से फेंका। औषधि राजा का कड़ाहा उसके हाथ से उड़कर हवा में लटकने लगा। कड़ाही के मुख से एक चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी फूट पड़ी, जिससे एक शक्तिशाली खिंचाव उत्पन्न हुआ जिसने आक्रमणकारी सभी इन आत्माओं को सोख लिया। इस प्रकार अर्नव येगर का इरादा इन आत्माओं को बिखरने देने का नहीं था, बल्कि वह औषधि राजा के कड़ाहे का उपयोग करके उनका पोषण करना चाहता था, और उनकी आत्माओं को शांत करने से पहले उनके शरीर से दुष्ट अभिशाप को दूर करना चाहता था। पहाड़ से नीचे उतरने से पहले नीलकुंस ने उसे निर्देश दिया था कि वह अपने चिकित्सा कौशल और रहस्यमयी कलाओं का उपयोग दूसरों के साथ साथ खुद को बचाने के लिए भी करे। लायनल येगर ने नीलकुंस के शब्दों को हमेशा अपने दिल में संजोकर रखा। धत तेरी की, ये कौन सी चीज है जो वास्तव में मेरी इन ऊर्जा को छीन सकती है? पुतिला दहाड़ा, और फिर अपने शरीर के भीतर की सच्ची ऊर्जा को जुटाकर अपने हाथ में सफेद हड्डी के राजदंड को उग्रता से लहराया। पलक झपकते ही एक काली आग दहाड़ती हुई अर्नव येगर की ओर बढ़ती हुई दिखाई दी। जहां जहां से ये काली आग गुजरती थी, वहां जमीन पर उगे फूल और पौधे सब जलकर राख हो जाते थे। ये बेहद भयानक था। तुम मुझसे आग से खेल रहे हो, अभी तो तुम बहुत अनुभवहीन हो, अर्नव येगर चिल्लाया, फिर अपने शरीर के भीतर की सच्ची अग्नि को सक्रिय किया और अपना दाहिना हाथ लहराया। पलक झपकते ही उनकी हथेली से एक सुनहरी अग्नि निकली, जो सुनहरी लिप्टों की एक प्रचंड नदी में परिवर्तित हो गई। बूम! सुनहरी सच्ची अग्नि और काली पाताल अग्नि के बीच जोरदार टकराव हुआ, जिससे एक प्रचंड विस्फोट हुआ और आसपास के पहाड़ हल्के से कांप उठे। जेफरसन विंसलेट और अन्य लोग बहुत करीब थे, इसलिए वे सीधे उड़ गए, 10 मीटर से अधिक दूर जा गिरे और उनके शरीर से खून निकलने लगा। वे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाए, उठने के लिए संघर्ष करते हुए पीछे हट गए। इसमें कुछ ही सेकंड का समय लगा। पुतिला की काली अग्नि सीधे आकाश में विलीन हो गई। अर्नव येगर के पास जन्मजात शुद्ध यांग शरीर था, और उनके द्वारा उत्सर्जित सच्ची अग्नि दुनिया की सभी बुरी आत्माओं को नियंत्रित कर सकती थी। जहां तक इस नरक की आग की बात है, तो स्वाभाविक रूप से ये अर्नव येगर को परेशान नहीं कर सकती थी। उन्होंने देखा कि अर्नव येगर की सुनहरी सच्ची अग्नि द्वारा काली पाताल की अग्नि को चकनाचूर करने के बाद वह लगातार ऊपर की ओर बढ़ती रही और पुतिला की ओर जलती हुई चली गई।
पुटिला बुरी तरह डर गया, झट से चकमा दिया, जवाबी हमला करने के लिए अपने सफेद हड्डी के राजदंड को लहराया, लेकिन फिर भी उसका शरीर काफी बड़े हिस्से में जल गया, जिससे वह दर्द से चीखने लगा। उस समय दूर खड़े दर्शक पूरी तरह से अचंभित रह गए। हे भगवान, क्या ये बच्चा सचमुच कला में मास्टर डिग्री धारक है? मेलोनी टोबलर ने हैरानी से कहा, उनकी आंखों में दिख रहे सदमे को वह छिपा नहीं पा रहे थे। एडी मैककेना ने घबराकर कहा, यह लड़का बहुत ताकतवर है, इसके मंत्र तो हमारे मंत्रों से कहीं आगे निकल चुके हैं। 106 अध्याय 106 खोई हुई आत्माओं का उद्धार। रायली ली ने गहरी सांस ली और कहा, यह युवक कौन है? ये बच्चा मार्शल आर्ट्स का ग्रैंड मास्टर और आर्ट्स का मास्टर दोनों है। रिवर सिटी ने ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति कब पैदा किया? मेरे गुरु भी मेडिकल मास्टर हैं, जोसेफ हैंस ने गर्व से जवाब दिया। इस घोषणा ने मेलोनी टोबलर, एडी मैककेना और रिलेली को अवाक कर दिया। अर्नव येगर को देखते हुए उनकी आंखें प्रशंसा से भर गईं। मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर, आर्ट्स मास्टर, मेडिकल मास्टर, यह युवक मार्शल आर्ट्स, मंत्र विद्या और चिकित्सा में निपुण है। क्या ये कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं है? एम्मा कॉब की खूबसूरत आंखें अर्नव येगर पर टिकी हुई थीं, उनका आश्चर्य किसी और से कम नहीं था। पहले तो उसे लगा कि अर्नव मरने के इरादे से ही आगे बढ़ा था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह निडर था और पूरी तरह से तैयार था। आखिर यह आदमी कौन है? एम्मा कॉब का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि अर्नव येगर के प्रति उसकी जिज्ञासा और भी प्रबल हो गई थी। इस समय घाटी में अंततः पुतिला ने स्वर्णिम सच्ची अग्नि को चकनाचूर कर दिया। उसका शरीर बड़े हिस्से में बुरी तरह जल गया था, यहाँ तक कि उसका चेहरा भी झुलस गया था, जिससे वह बेहद बदसूरत दिख रहा था। बदबूदार बच्चे, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। पुटिला दहाड़ते हुए अपने सफेद हड्डी के राजदंड के साथ अर्नव येगर की ओर दौड़ा। अर्नव ने भी जरा भी संकोच नहीं किया और हमले का सामना करने के लिए आगे बढ़ गया। जिस क्षण वे करीब आए, पुटिला ने अपने सफेद हड्डी के राजदंड को अर्नव येगर के सिर की ओर घुमाया। सीटी की आवाज तेज हो गई, उसकी शक्ति आश्चर्यजनक थी। हालांकि अर्नव ने हमले से बचने या उससे दूर भागने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उसने मुक्के को घुमाकर पूरी ताकत से मारा। वह प्रहार इतना जोरदार था कि उसे रोकना असंभव था, और उसकी ध्वनि में एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। धमाका। पुटिला के हाथ में मौजूद सफेद हड्डी का राजदंड अर्नव येगर के मुक्के से टुकड़े टुकड़े हो गया। अस्थियों की राख नाचने लगी, जिससे दूर से देख रहे लोग चौंक गए। आत्मा को पकड़ने वाला हाथ। पुतिला ने अपनी सच्ची ऊर्जा को जुटाते हुए एक कर्कश दहाड़ लगाई। उसके दाहिने हाथ ने काली ऊर्जा का एक गुच्छा संघनित किया और अर्नव येगर के सिर की ओर पंजा मारा। आत्मा को पकड़ लेने वाला हाथ उनकी सर्वोत्कृष्ट तकनीक थी, जो किसी व्यक्ति की आत्मा को पकड़ने में सक्षम थी। हालांकि उसके सामने खड़ा बच्चा ताकतवर था, लेकिन अगर वह उसकी आत्मा को पकड़ लेता तो वह निस्संदेह मर जाता। डॉक्टर येगर, सावधान रहो, क्रिश्चियन वेस्ट ने चेतावनी देते हुए चिल्लाया। इससे पहले थंडर लीडर के समूह की आत्माओं को ठीक इसी तरह से बंदी बनाया गया था। लेकिन उसी क्षण पुतिला का पंजा उसकी ओर बढ़ा। अर्नव येगर का दाहिना हाथ हवा में ही आगे बढ़ा और उसने अपनी कलाई पकड़ ली, फिर उसे हिंसक रूप से मरोड़ दिया। क्रैक। हड्डी टूटने की आवाज गूंजी। आह। अर्नव येगर द्वारा पुटिला के दाहिने हाथ को जबरदस्ती मरोड़ दिए जाने पर पुटिला ने एक दर्दनाक चीख मारी। इसके तुरंत बाद अर्नव ने अपने दाहिने हाथ से पूरी ताकत लगाई और पुटिला को रेत की बोरी की तरह घुमाते हुए पहाड़ की ओर फेंक दिया। एक जोरदार धमाके के साथ पुतिला पहाड़ की दीवार से बुरी तरह टकरा गई, जिससे एक मानव आकार का छेद बन गया। पफ। पुतिला ने मुंह भर खून थूका, उसका शरीर पहाड़ की दीवार से नीचे फिसल गया और जमीन पर गिर गया। दर्द सहते हुए वह जल्दी से उठा और गुस्से से दहाड़ा, बदबूदार बच्चे, मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसके साथ ही उसने अपना बायां हाथ उठाया, अपनी उंगली को काटा और फिर उसे अपने माथे पर दबाते हुए एक सूत्र का जाप किया। पल भर में उसके शरीर से काली ऊर्जा का एक प्रवाह फूट पड़ा और आकाश की ओर दौड़ पड़ा। ये काली ऊर्जा तेजी से एक भयानक, खोखली आंखों वाले शिशु की आकृति में परिवर्तित हो गई। हालांकि इस बच्चे का शरीर विशालकाय था और उसकी लंबाई 5 मीटर थी। गिब्सन चाइल्ड, मेलोनी टोबलर ने हैरानी से कहा। गिब्सन चाइल्ड क्या होता है? एम्मा कॉब ने उत्सुकता से पूछा। मेलोनी टोबलर ने समझाया, हाथियों की दुनिया में गिब्सन चाइल्ड को गोल्डन बॉय और बुद्ध चाइल्ड भी कहा जाता है। यह मूल रूप से पवित्रता का प्रतीक था। बाद में काले वस्त्रधारी पुजारियों ने एक ऐसी बुरी तकनीक विकसित की, जिससे शिशुओं की आत्माओं को दुष्ट आत्माओं में परिवर्तित करके लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके। ये सुनकर एम्मा कॉब की सांसें थम गईं और उसका चेहरा पीला पड़ गया। शिशुओं की आत्माओं को दुष्ट आत्माओं में परिवर्तित करना कितना क्रूर होगा। 5 मीटर ऊंचे गिब्सन चाइल्ड के सिकुड़ने के बाद वह सीधे अर्नव येगर की ओर झपटा।
महज एक नज़र में ही अर्नव येगर को पता चल गया था कि शिशु की आत्मा पूरी तरह से एक दुष्ट आत्मा में परिवर्तित हो चुकी है और उसे बचाया नहीं जा सकता। इसे खत्म करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। अपने दिल में एक आह भरते हुए उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और हवा में प्रतीक बनाने लगा। 9 स्वर्णिम ड्रैगन ताबीज पलक झपकते ही संघनित हो गए और गिब्सन बच्चे को दबा दिया। बूम बूम बूम। जी। गोल्डन ड्रैगन ताबीजों के दमन के तहत गिब्सन बच्चे ने असहनीय दर्द से भरी एक दयनीय चीख निकाली। गिब्सन चाइल्ड थोड़े ही समय तक अस्तित्व में रहा और फिर पूरी तरह से नष्ट हो गया। यह कैसे संभव है? अपना आखिरी सहारा भी टूटते देख पुतिला भयभीत हो गया। अब उसमें अर्नव येगर से लड़ने की हिम्मत नहीं रही और वह भागने लगा। तुम बच नहीं पाओगे। अर्नव येगर ने गुस्से में दहाड़ मारी, उसका शरीर पलक झपकते ही हिल गया और वह पुतिला के पीछे भागा। पुतिला को पकड़ने के बाद अर्नव येगर ने उसे लात मारी। आह! पुतिला ने दर्द भरी चीख मारी और उड़ गया। एक जोरदार धमाके के साथ वह एक बार फिर एक विशाल पर्वत की दीवार से टकरा गया। पुतिला के पहाड़ की दीवार से नीचे फिसलने का इंतजार किए बिना अर्नव येगर तेजी से आगे बढ़ा, हवा में उछला और पुतिला की छाती पर मुक्का मारा। धमाका! एक जोरदार धमाका हुआ। उह! पुतिला ने अपनी आखिरी चीख निकाली। उस घूंसे से उसकी छाती अंदर धंस गई और उसके आंतरिक अंग चकनाचूर हो गए। वह बुरी तरह जमीन पर गिर पड़ा, उसके मुंह से खून बह रहा था। उसने अर्नव येगर को घूरकर देखा और गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, बच्चे, तुमने मुझे मार डाला। मेरे मालिक तुम्हें कभी जाने नहीं देंगे। सचमुच। अर्नव येगर जमीन पर मजबूती से खड़ा था और ठंडे लहजे में बोला, अगर तुम्हारा मालिक बदला लेने की हिम्मत करता है तो मैं उसे भी मार डालूंगा। तुम। पुतिला ने अपना मुंह खोला, कुछ बार कांप गया और फिर उसने सांस लेना बंद कर दिया। पल भर में पूरी घाटी शांत हो गई, केवल पहाड़ों के बीच हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। मर गया। शक्तिशाली काले कपड़े पहने जोसेफ, पुतिला को बस यूं ही मार दिया गया। क्रिश्चियन वेस्ट और अन्य लोगों की निगाहें अर्नव येगर के प्रति विस्मय और प्रशंसा से भरी हुई थीं। मेलोनी टोबलर प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी और उन्होंने कहा, कितना मजबूत। यह युवक इतना शक्तिशाली है कि इसने महान काले वस्त्रधारी यूसुफ को इतनी आसानी से हरा दिया। रायली ली ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। मैंने अभी अभी इस सज्जन को मूर्ख कहा है। अब तो लगता है कि असली मूर्ख तो मैं ही हूँ। एडी मैककेना ने भी प्रशंसा से आह भरी। ये सज्जन मार्शल आर्ट, मंत्रोच्चार और चिकित्सा कला में निपुण है। उनका भविष्य असीम है। एम्मा कॉब भी हैरान और मुग्ध थीं, उनकी खूबसूरत आंखें विस्मय और प्रशंसा से भरी हुई थीं। अपने सबसे भरोसेमंद व्यक्ति, पुतिला को मारे जाते देख जेफरसन विंसलेट जैसे लोग इतने भयभीत हो गए कि वे कांपते हुए जमीन पर गिर पड़े, उनमें भागने का साहस नहीं बचा था। पुतिला को मारने के बाद अर्नव येगर ऐसे आगे बढ़ा जैसे उसने कोई मामूली काम किया हो और पुतिला की बाहों से जार निकालकर उसे सीधे कुचल दिया। जैसे ही घड़ा टूटा, उसमें से 6 आत्माएं बाहर निकली, जिनमें नथानिएल लॉर्ड और अन्य 5 की आत्माएं शामिल थीं। लायनल येगर ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और 6 आत्माएं औषधि राजा के कड़ाहे में एकत्रित हो गईं। फिर अर्नव येगर ने औषधि राजा के कड़ाहे की ओर देखा और पुनर्जन्म मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। मेलोनी टोबलर, एडी मैककेना और रिलेली को पता चला कि अर्नव येगर आत्माओं को ऊपर उठने में मदद कर रहे थे और वे बैठ गए। उन्होंने अर्नव येगर को आत्माओं के पुनर्जन्म में सहायता करने के लिए सर्वोच्च पीड़ा निवारण शास्त्र का पाठ करना शुरू कर दिया। 107 अध्याय 107 मृत्यु की कीमत। सूत्रों की ध्वनि घाटी में गूंज उठी। एक एक करके बुराई से शुद्ध हुई श्वेत पारदर्शी आत्माएं औषधि राजा के कड़ाहे से बाहर निकल आईं। इन आत्माओं ने अर्नव येगर और मेलोनी टोबलर के 3 लोगों के समूह के प्रति गहरी श्रद्धा से प्रणाम किया और फिर आकाश में विलीन हो गईं। जहां तक नथानिएल लॉर्ड के 6 लोगों के समूह की आत्माओं का सवाल है, अर्नव येगर ने उन्हें संरक्षित किया। आखिरकार नथानिएल लॉर्ड के 6 लोगों के समूह के शरीर अभी तक नष्ट नहीं हुए थे और उनकी आत्माएं अभी तक शुद्ध नहीं हुई थीं। जब तक आत्माएं अपने शरीरों में वापस लौट आती हैं, तब तक उन्हें पुनर्जीवित किया जा सकता है। आत्माओं के शुद्धिकरण को पूरा करने के बाद अर्नव येगर ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और मेडिसिन किन कड़ाही को वापस ले लिया। मालिक, डॉक्टर येगर, जोसेफ हेंस और क्रिश्चियन वेस्ट तेजी से दौड़कर आए। मेलोनी टोबलर, एडी मैककेना और रिलेली खड़े हुए और वे भी चलकर वहां आ गए। गुरुजी, आप अद्भुत हैं, सचमुच अजेय हैं। जोसेफ हेंस ने उत्साह से भरे हुए अर्नव येगर को अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। क्रिश्चियन वेस्ट ने भी कहा, डॉक्टर येगर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। आपके बिना हम उस काले कपड़े पहने जोसेफ को वश में नहीं कर पाते। मुझे डर है कि इससे भी ज्यादा लोग मारे जाते। शुभ दिन हो महोदय। मेरा नाम मेलोनी टोबलर है और मैं ड्रैगन टाइगर माउंटेन से हूँ। ये दोनों मेरे छोटे भाई हैं, एडी मैककेना और रिलेली। मेलोनी टोबलर ने आदरपूर्वक अपना परिचय देते हुए पूछा।
क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, महोदय? लायनल येगर ने उत्तर दिया, मेरा नाम लायनल येगर है। यद्यपि ये तीनों ताओवादी पुजारी कुछ हद तक कायर थे, क्योंकि उन्हें बुरी तरह पीटा और घायल किया गया था। उन्होंने ड्रैगन टाइगर माउंटेन की प्रतिष्ठा के अनुरूप कार्य करते हुए आत्माओं को शुद्ध करने में उसकी मदद की। मेलोनी टोबलर ने कहा, श्रीमान येगर सचमुच असाधारण हैं। हम न केवल मार्शल आर्ट्स के ग्रैंड मास्टर हैं, बल्कि आर्ट्स मास्टर और मेडिकल मास्टर भी हैं। हम उनके प्रति श्रद्धा से अभिभूत हैं। क्या मैं ये जान सकता हूं कि आप किस स्कूल या संप्रदाय से हैं, श्रीमान? येगर कहाँ से हैं? एडी मैक्केना ने जिज्ञासावश पूछा। अर्नव येगर ने कहा, मैं किसी भी संप्रदाय से संबद्ध नहीं हूं। रायली ली ने पूछा, तो श्रीमान येगर, तुमने ये सारे कौशल कहाँ से सीखे? अर्नव येगर ने कहा, ये सभी कौशल मुझे मेरे गुरु ने सिखाए थे। तुम्हारा स्वामी कौन है? मेलोनी टोबलर ने आगे पूछा। अर्नव येगर ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे अपने मालिक का नाम नहीं पता। एडी मैक्केना ने कहा, विशाल पूर्वी राष्ट्र वास्तव में अनगिनत उत्कृष्ट हस्तियों को जन्म देता है। ऐसा लगता है कि आपके गुरु उन एकांतवासी सन्यासियों में से एक हैं, जिनका सिर तो दिखाई देता है लेकिन पूंछ नहीं वाला अस्तित्व है। अर्नव येगर जानते थे कि नीलकुंठ असाधारण थे। पहले जब वह पहाड़ों में था, तो उसकी साधना, चिकित्सा कौशल, रहस्यमय कला या क्षमताएं कितनी भी उन्नत क्यों न हो गई हों, वह हमेशा नीलकुंठ से हार जाता था। इसलिए भले ही नीलकुंठ बहुत अविश्वसनीय थे, फिर भी अर्नव येगर उनके प्रति विस्मय और प्रशंसा से भरे हुए थे। पहाड़ों से जाने से पहले नीलकुंठ ने कहा कि वह कुछ महत्वपूर्ण करने जा रहा है। अर्नव येगर सोच रहे थे कि वह क्या कर रहा है। इसके अलावा नीलकुंठ ने यह भी नहीं बताया कि वह क्या करने जा रहा है या कहां जा रहा है। संक्षेप में कहें तो वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। अपने विचारों को समेटते हुए अर्नव येगर ने क्रिश्चियन वेस्ट से कहा, श्रीमान पश्चिम, मुझे श्रीमान की आत्माएं मिल गई हैं। पिल और उनकी टीम, चलो उन्हें बचाने के लिए जल्दी से अस्पताल चलते हैं। ठीक है, क्रिश्चियन वेस्ट ने बार बार सिर हिलाया। एम्मा कोब ने अपने होंठ सिकोड़कर पूछा, श्रीमान येगर, क्या तुम वाकई थंडर बयूरो के लोगों को बचा पाओगे? जब तक पर्याप्त समय है, मैं उन्हें बचा सकता हूं। लायनल येगर ने जवाब देते हुए कहा, अगर आपको विश्वास नहीं है, तो आप भी आ सकते हैं। एम्मा कोब ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मेलोनी टोबलर ने पूछा, श्रीमान येगर, क्या हम भी इसे देखने आ सकते हैं? अगर आप आना चाहते हैं, तो आ जाइए। अर्नव येगर सहमत हो गए। इसके अलावा उन्हें मेलोनी टोबलर के समूह से कुछ सवाल पूछने थे। कुछ ही समय बाद अर्नव येगर का समूह घाटी से निकल गया। जेफरसन विंसलेट जैसे अपराधियों को आगे की कार्यवाही के लिए दूसरों को सौंप दिया गया था। जंगल से बाहर निकलने के बाद अर्नव येगर, जोसेफ हेंस, मेलोनी टोबलर और एम्मा कॉब ने एक कार साझा की। क्रिश्चियन वेस्ट, एडी मैक्केना और रिलेली एक अन्य वाहन में सवार हुए। समय की कमी के कारण दोनों कारें तेज गति से सेंट्रल अस्पताल की ओर चल पड़ीं। एलिप्सिस, इस दौरान हाथी देश स्वर्ण बुद्ध मंदिर। ये शानदार स्वर्ण मंदिर पूरे हाथी देश में बहुत प्रसिद्ध है, जहां प्रतिदिन अनगिनत तीर्थयात्री पूजा करने आते हैं। इस समय मंदिर के पिछवाड़े में स्थित एक हॉल में, हॉल अब भी चकाचौंध भरा, विशाल और रोशन था। 4 भिक्षु सोने की बुद्ध प्रतिमा के सामने बैठे सूत्रों का पाठ कर रहे थे। आगे बैठे भिक्षु ने भूरे रंग का चोला पहना हुआ था। वह काफी उम्रदराज, दुबला पतला और सफेद बालों और दाढ़ी वाला था। ये वृद्ध भिक्षु ड्रैगन लेडी लिसा नामक मंदिर के मठाधीश थे, जिन्हें काले वस्त्र वाले जोसेफ के नाम से भी जाना जाता था और जिनका कई लोगों द्वारा सम्मान किया जाता था। उनके पीछे उनके 3 शिष्य बैठे थे, जिन्होंने काले वस्त्र पहन रखे थे, जिनके नाम अरुदा, वाइजेक और वानाडो थे। ठीक इसी क्षण दरार, अचानक हॉल में एक जोरदार चटकने की आवाज गूंज उठी। ड्रैगन लेडी लिसा और अन्य लोगों ने मंत्रोच्चार बंद कर दिया और अपना सिर एक दीवार की ओर घुमा लिया। उस दीवार पर 19 सोने के बुद्ध पेंडेंट लटके हुए थे, जिनमें से प्रत्येक पर एक नाम अंकित था। सबसे ऊपर लटकने वाले पेंडेंट पर ड्रैगन लेडी लिसा शब्द लिखे हुए थे। अगले 18 पेंडेंट पर ड्रैगन लेडी लिसा के 18 शिष्यों के नाम अंकित थे। लेकिन अब जिस बुद्ध पेंडेंट पर पुतिला शब्द अंकित था, वह टूट गया था। ये उनके जीवन के प्रतीक थे। एक बार टूट जाने पर इसका मतलब मृत्यु होता था। टूटे हुए पेंडेंट को देखते ही अरुदा, वाइजेक और वानाडो के चेहरे के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। अरुदा ने हैरानी से कहा, गुरुजी, क्या इसका मतलब यह है कि पुतिला मर गई है? वह कैसे संभव है? वाइजेक को विश्वास नहीं हो रहा था। जूनियर ब्रदर पुतिला तो बस व्यापार के सिलसिले में ईस्ट नेशन गए थे, उनकी मौत कैसे हो सकती है? वानाडो ने गुस्से से कहा, आखिर किसने छोटे भाई पुतिला को चोट पहुंचाई? ड्रैगन लेडी लिसा का चेहरा गंभीर हो गया और उसने धीरे से कहा, इन दिनों मुझे बेचैनी महसूस हो रही है, मुझे आभास हो रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज सच में कुछ होगा। इसके साथ ही ड्रैगन लेडी लिसा ने एक मंत्र का जाप किया, अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया, अपनी उंगलियों से गिनती की और गंभीरता से कहा, पुतिला की मृत्यु पूर्वी राष्ट्र के रिवर सिटी नामक शहर में हुई। हालांकि यह अजीब बात है कि मैं ये पता नहीं लगा पा रहा हूं कि पुतिला को किसने मारा। क्या? अरुदा दंग रह गई। गुरुजी, आपका मतलब है कि आप भी इसे नहीं समझ पाए? वाइजेक और वानाडो दोनों को भी विश्वास नहीं हो रहा था। उनके मन में ड्रैगन लेडी लिसा एक देवी के समान थी, जो स्वर्ग से पृथ्वी तक सब कुछ जानती थी, यिन और यांग को समझती थी, वह सर्वशक्तिमान थी। लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि यहाँ तक कि मास्टर भी ये पता नहीं लगा पाए कि पुतिला को किसने मारा। उस व्यक्ति का भाग्य इतना विचित्र है, आकाश के रहस्य में छिपा हुआ है, इसलिए मैं इसका पता नहीं लगा सका। ड्रैगन लेडी लिसा ने अपना सिर हिलाया और फिर आगे कहा, ऐसा लगता है कि पुतिला की हत्या करने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा। जैसे ही उसने ये कहा, ड्रैगन लेडी लिसा की आंखों में हत्या का हल्का सा इरादा झलक उठा। उसने ठंडे स्वर में कहा, जो कोई भी मेरी शिष्या ड्रैगन लेडी लिसा को मारने की हिम्मत करेगा, उसे अपनी जान से इसकी कीमत चुकानी होगी। अरुडा, वाइसेक, वानाडो, आप तीनों अगले कुछ दिनों में तैयारी करके ईस्ट नेशन जाइए। आपको उस व्यक्ति को ढूंढकर उसे मारना होगा ताकि आप पुतिला का बदला ले सकें। हाँ मास्टर, अरुडा, वाइसेक और वानाडो ने एक साथ जवाब दिया। उनकी आंखों में भी निर्मम हत्या का इरादा झलक रहा था। 108 अध्याय 108 स्वर्ग और पृथ्वी की रैंकिंग। ईस्ट नेशन, रिवर सिटी। सेंट्रल हॉस्पिटल जाते हुए लेयड टेनेट ने मेलोनी टोबलर से पूछा, दाओवादी पुजारी टोबलर, मैंने सुना है कि पूर्वी राष्ट्र मार्शल आर्ट्स की दुनिया में अर्थ रैंकिंग नामक एक सूची है। ये सूची किस बारे में है? मेलोनी टोबलर क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, उसका चेहरा संदेह से भरा हुआ था। श्रीमान येगर, क्या आपको पृथ्वी की रैंकिंग के बारे में नहीं पता? एम्मा कोब ने भी अर्नव येगर को अपने चेहरे पर एक अजीब भाव के साथ देखा। आखिरकार अर्नव येगर एक मार्शल आर्टिस्ट थे, और वह भी ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल आर्टिस्ट। उन्हें पृथ्वी की रैंकिंग के बारे में कैसे पता नहीं था? लेड येगर ने सिर हिलाते हुए कहा, पहले मैं अपना अधिकांश समय पहाड़ों में अपने गुरु के साथ साधना करने में बिताता था, इसलिए मुझे इन चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ओह, मेलोनी टोबलर ने बात समझकर सिर हिलाया और कहा, श्रीमान येगर, हमारे ईस्ट नेशन मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में 2 सूचियां हैं। 2 सूचियां? लेयड येगर आश्चर्यचकित होकर बोले, क्या अर्थ रैंकिंग के अलावा कोई और सूची भी है? यह सही है। मेलोनी टोबलर ने सिर हिलाया और कहा, पृथ्वी रैंकिंग के अलावा आकाश रैंकिंग भी है। इन दोनों सूचियों में मार्शल आर्टिस्टों की ताकत के अनुसार घटते क्रम में रैंकिंग की गई है। आकाश रैंकिंग में 36 लोग हैं, और पृथ्वी रैंकिंग में 72 लोग हैं, जो स्वर्गीय गिरोह पृथ्वी बुराई के अनुरूप हैं। इन दोनों सूचियों में शामिल होने वाले सभी लोग पूर्वी राष्ट्र के मार्शल आर्ट जगत के प्रसिद्ध मार्शल आर्टिस्ट हैं। विशेषकर स्काई रैंकिंग में जो मजबूत खिलाड़ी हैं, उनमें से सबसे कमजोर खिलाड़ी भी ग्रेट ग्रैंड मास्टर है। एक पल रुककर मेलोनी टोबलर मुस्कुराई, मुझे लगता है श्रीमान येगर को अर्थ रैंकिंग का भी मास्टर होना चाहिए, है ना? नहीं, लेयड येगर ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने इन दोनों सूचियों के बारे में पहली बार सुना है। मेलोनी टोबलर ने बात समझकर सिर हिलाया और कहा, यह बात समझ में आती है। श्री येगर, आपने शायद ईस्ट नेशन मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया है, इसलिए मार्शल एलायंस को यह नहीं पता कि आप कितने मजबूत हैं। सूची में शामिल न होना सामान्य बात है। दरअसल हमारे पूर्वी राष्ट्र के मार्शल आर्ट जगत में कई ऐसे छिपे हुए विशेषज्ञ भी हैं जिनका नाम इस सूची में नहीं है। लेयड येगर ने पूछा, मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता क्या है? एम्मा कोब ने तुरंत जवाब दिया, मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता ईस्ट नेशन मार्शल आर्ट्स एलायंस द्वारा आयोजित एक प्रमुख कार्यक्रम है। ये पूर्वी राष्ट्र के मार्शल आर्ट जगत का भव्य आयोजन है। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता हर 3 साल में आयोजित की जाती है, और उस समय स्वर्ग और पृथ्वी स्तर के सभी शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट भाग लेते हैं। अन्य मार्शल आर्टिस्ट स्वर्ग और पृथ्वी रैंकिंग में मौजूद शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्टों को चुनौती दे सकते हैं। यदि आप उन्हें हरा सकते हैं, तो आप स्वर्ग और पृथ्वी रैंकिंग में प्रवेश कर सकते हैं और पूर्वी राष्ट्र मार्शल आर्ट जगत में प्रसिद्ध हो सकते हैं। ये ईस्ट नेशन मार्शल आर्ट्स जगत के सभी मार्शल आर्टिस्टों के लिए एक बड़ा सम्मान है। इस समय उसकी आंखों में लालसा और ईर्ष्या का एक अंश दिखाई दिया। वह स्वर्ग और पृथ्वी के रैंकिंग को चुनौती देना चाहती थी, लेकिन उसकी साधना का स्तर बहुत कम था, और उसमें स्वर्ग और पृथ्वी रैंकिंग के शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्टों को चुनौती देने की कोई योग्यता नहीं थी। तो बात कुछ ऐसी है। लेयड येगर ने सहमति में सिर हिलाया। मेलोनी टोबलर ने कहा, श्रीमान येगर, अगर हम समय की गणना करें तो 10वीं मार्शल आर्ट प्रतियोगिता शुरू होने ही वाली है। यह आयोजन इस साल के अंत में, यानी लगभग 6 महीने बाद आयोजित किया जाएगा। श्री
येगर, मुझे लगता है कि आप इस मार्शल आर्ट सम्मेलन में भाग ले सकते हैं और उस समय स्वर्ग और पृथ्वी रैंकिंग के शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्टों को चुनौती दे सकते हैं। अपनी क्षमता के बल पर आप निश्चित रूप से पृथ्वी रैंकिंग में स्थान हासिल कर पाएंगे। लेटिन येगर ने सिर हिलाते हुए कहा, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल, मुझे स्वर्ग और पृथ्वी की रैंकिंग में शामिल होने में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। एम्मा कोब तुरंत चिंतित हो गई, श्रीमान येगर, आप एक मार्शल आर्टिस्ट हैं, और काफी ताकतवर भी हैं। आप में कोई महत्वाकांक्षा या लक्ष्य क्यों नहीं है? वह सचमुच गुस्से में थी। असंख्य मार्शल आर्टिस्ट स्वर्ग और पृथ्वी रैंकिंग में जगह बनाने की इच्छा रखते थे, लेकिन वे ऐसा करने में असमर्थ रहे। लेकिन इस व्यक्ति में इतनी जबरदस्त ताकत थी कि उसे स्वर्ग और पृथ्वी की रैंकिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लैड येगर ने पलटवार करते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि महत्वाकांक्षा और लक्ष्य प्राप्ति को रैंकिंग सूची द्वारा दर्शाया जा सकता है? मुझे ऐसा नहीं लगता। एम्मा कोब ने दांत पीसते हुए कहा, क्या आप ईस्ट नेशन मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं करना चाहते? नहीं। क्या आप पूर्वी राष्ट्र के मार्शल आर्टिस्टों द्वारा सम्मानित नहीं होना चाहते? नहीं। क्या आप प्रसिद्धि और धन नहीं चाहते? नहीं। लैड येगर को लगातार सिर हिलाते देख एम्मा कॉब अवाक रह गई, इसलिए उसने भी अपना सिर हिलाया और आगे कुछ कहना नहीं चाहा। तब मेलोनी टोबलर हंसे और बोले, श्रीमान येगर प्रसिद्धि और धन के प्रति उदासीन है, किसी भी चीज के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करते, वास्तव में एक उल्लेखनीय व्यक्ति हैं। अर्नव येगर ने बस अपने होंठ सिकोड़ लिए और कुछ नहीं कहा। जहां तक स्वर्ग और पृथ्वी की रैंकिंग की बात है, उन्हें उसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। वे यात्रा के दौरान बातें करते रहे और देखते ही देखते दोनों कारें सेंट्रल हॉस्पिटल के प्रवेश द्वार पर पहुंच गईं। कार से बाहर निकलने के बाद अर्नव येगर ने समय देखा और कहा, जल्दी करो, हमारे पास केवल 20 मिनट बचे हैं। इस पल अस्पताल की तीसरी मंजिल पर स्थित एक बड़े वार्ड में जॉनथन हापर वार्ड में खड़ा था और काफी चिंतित दिख रहा था। लेकिन जल्द ही वह खुद को शांत करने में कामयाब हो गया। इससे पहले उस लड़के अर्नव येगर ने कहा था कि अगर इन 6 लोगों की आत्माओं को 3 घंटे के भीतर वापस लाया जा सके तो उन्हें बचाया जा सकता है। अब उन 3 घंटों में से केवल 20 मिनट ही बचे हैं। एक बार वो 20 मिनट बीत जाएं, तो भले ही येजर वापस आ जाए, उसका कोई फायदा नहीं होगा। इस पल वार्ड का दरवाजा धक्का देकर खोला गया। निदेशक टैनर और उपस्थित चिकित्सकों का एक समूह अंदर दाखिल हुआ। उन्होंने अभी अभी एक सर्जरी पूरी की थी और ऑपरेशन पूरा होने के बाद आराम करने का समय नहीं था, इसलिए वे जल्दी से यहां आ गए। जॉनथन हापर ने अभिवादन करते हुए कहा, डीन, तुम यहां हो? निदेशक टैनर ने सिर हिलाया और पूछा, डॉक्टर हापर, क्या डॉक्टर येगर और उनकी टीम वापस आ गई है? अभी तक नहीं। जॉनथन हापर ने अपना सिर हिलाया। डायरेक्टर टैनर ने दीवार पर लगी घड़ी पर नजर डाली और चिंता से कहा, 3 घंटे लगभग बीत चुके हैं, डॉक्टर येगर और उनकी टीम अभी तक वापस क्यों नहीं लौटी? क्या कोई दुर्घटना हुई थी? जॉनथन हापर ने पाखंडी भाव से आश्वस्त करते हुए कहा, चिंता मत करो, डीन। डॉक्टर येगर और उनकी टीम जल्द ही वापस आ जाएगी। डायरेक्टर टैनर ने धुंधली ऊर्जा से भरी एक सांस छोड़ी और पूछा, डॉक्टर हापर, अभी अभी कोई गैर संबंधित व्यक्ति अंदर तो नहीं आया, है ना? जॉनथन हापर ने उत्तर दिया, कोई नहीं। यह अच्छा है। निर्देशक टैनर ने सिर हिलाया। कुछ मिनट बाद वार्ड का दरवाजा एक बार फिर धक्का देकर खोल दिया गया। अर्नव येगर और उनका समूह जल्दी से अंदर आ गया। डॉक्टर येगर, आप आखिरकार वापस आ गए। निर्देशक टैनर उनसे मिलने के लिए दौड़े। डायरेक्टर टैनर, क्या 6 मरीजों के शरीर पर लगी चांदी की सुइयों को किसी ने नहीं हटाया? अर्नव येगर ने अस्पताल के बिस्तरों की ओर चलते हुए पूछा। निर्देशक टैनर ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। हालांकि जैसे ही अर्नव येगर मरीज के बिस्तर के पास पहुंचे, उनका चेहरा अचानक बदल गया और उन्होंने सख्ती से कहा, निर्देशक टैनर, क्या मैंने आपको चांदी की सुइयों को न छूने के लिए नहीं कहा था? श्रीमान के पास एक चांदी की सुई कम क्यों है? गोली का शरीर, क्या एक कम? वह कैसे संभव है? निर्देशक टैनर का शरीर कांप उठा और वे अचंभित रह गए। जोसेफ हेंस और क्रिश्चियन वेस्ट भी तुरंत मरीज के बिस्तर के पास पहुंचे। जोसेफ हेंस ने गंभीरता से कहा, मुझे अच्छी तरह याद है कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर पर 9 चांदी की सुइयां थीं, लेकिन अब श्रीमान के शरीर पर केवल 8 चांदी की सुइयां हैं। गोली। क्रिश्चियन वेस्ट ने भी सिर हिलाते हुए कहा, मुझे भी अच्छी तरह याद है, वाकई में 9 चांदी की सुइयां थीं। एक चांदी की सुई कैसे गायब हो सकती है? डायरेक्टर टैनर ने भौहें चढ़ाई और डॉक्टर की ओर मुड़े। हापर से कहा, डॉक्टर हापर, क्या आपने यह नहीं कहा था कि कोई भी गैर संबंधित व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा? थंडर के शरीर पर एक चांदी की सुई कम क्यों है? डीन, मुझे नहीं पता। कोई भी अंदर नहीं आया। जॉनथन हापर अचानक घबराए हुए दिखे और कांपती हुई आवाज में बोले, क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने गलती कर दी हो?
क्या वास्तव में केवल 8 चांदी की सुइयां ही थीं? 109 अध्याय 109 मृतकों को जीवनदान दो। असंभव। अर्नव येगर ने पोलार्डली की ओर ठंडी निगाहों से देखा और कहा, सुइयां मैंने खुद बनाई हैं। मुझे किसी और से बेहतर पता है कि हर व्यक्ति में कितनी चांदी की सुइयां होती हैं। पोलार्डली ने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। अर्नव येगर से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि अर्नव येगर कुछ देख लेंगे। लेयट टेनेट ने चिंता से पूछा, डॉक्टर येगर, अगर चांदी की एक सुई गायब हो जाए तो क्या कोई समस्या होगी? हालांकि अर्नव येगर को लगा कि पोलार्डली में कुछ गड़बड़ है, लेकिन अभी दोषारोपण करने का समय नहीं था, जान बचाना कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, श्रीमान, इस समय पिल की स्थिति नाजुक है। मैं उसे बचा पाऊं या नहीं, मैं बस कोशिश तो कर ही सकता हूं। ये सुनकर क्रिश्चियन वेस्ट अचानक क्रोधित हो गए। उसने लेयट टेनेट और अन्य लोगों पर चिल्लाते हुए कहा, अगर थंडर लीडर को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। एम्मा कॉब ने भी गुस्से से कहा, हमने मरीजों को आपके भरोसे सौंपा था क्योंकि हमें आप पर भरोसा था, लेकिन अब इस तरह की समस्या उत्पन्न हो गई है और आपको इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। बस करो, बहस बंद करो। जोसेफ हंस चिल्लाया, लोगों को बचाने में मेरे स्वामी को परेशान मत करो। हालांकि वह नाराज था, लेकिन वह जानता था कि अभी जिम्मेदारी निभाने का समय नहीं है। उसे जल्दी करनी पड़ी और अपने स्वामी को लोगों को बचाने देना पड़ा। सबकी ओर ध्यान दिए बिना अर्नव येगर ने सीधे चांदी की सुइयों का एक डिब्बा निकाला, अपनी उंगलियों में एक सुई पकड़ी, अपने शरीर में वास्तविक ऊर्जा को सक्रिय किया और स्विश की आवाज के साथ नथानिएल लॉयड के शरीर पर 9वें एक्यूपंक्चर बिंदु को भेद दिया। उसके बाद अर्नव येगर ने मेडिसिन किन कड़ाही निकाली और उसे आसमान में फेंक दिया। सच्ची ऊर्जा से लिपटा हुआ औषधि राजा का कड़ाहा आकाश में तैर रहा था, जिससे एक शानदार सुनहरी रोशनी निकल रही थी। अचानक कड़ाही के मुंह से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। उन्होंने जो देखा वह 6 सफेद अर्धपारदर्शी आत्माएं थीं जो तैरती हुई बाहर निकल रही थीं। ये दृश्य देखकर लेयट टेनेट और डॉक्टरों का एक समूह दंग रह गया। आत्माएं? तो क्या ये एक मानव आत्मा है? हे भगवान, सचमुच मनुष्यों में आत्मा होती है? अविश्वसनीय, ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। कुछ डॉक्टर कांपते हुए बोले, उनके शरीर भय से थरथरा रहे थे, उनके चेहरे पीले पड़ गए थे, उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उनके विश्वदृष्टिकोण उलट गए हों। 6 आत्माओं का नाम पुकारने के बाद अर्नव येगर ने सूत्र का पाठ जारी रखा। एक पल बाद वे 6 आत्माएं नथानिएल लॉयड और अन्य 5 लोगों के शवों की ओर उड़ गईं। इनमें से 5 आत्माएं सफलतापूर्वक अपने अपने शरीरों में प्रवेश कर गईं। हालांकि नथानिएल लॉयड की आत्मा आधी ही अंदर प्रवेश कर पाई थी कि वह वापस बाहर निकल गई, और उसी क्षण आत्मा बाहर निकली। नथानिएल लॉयड के शरीर में चुभी हुई 9 चांदी की सुइयां भी अलग होकर चारों दिशाओं में बिखर गईं। चांदी की सुइयां गिरने के साथ ही नथानिएल लॉयड की आत्मा अधिकाधिक पारदर्शी होने लगी, मानो वह किसी भी क्षण बिखर जाएगी। अच्छा नहीं है, अर्नव येगर ने दांत भींचते हुए कहा और अपने दाहिने हाथ से हवा में 9 सुनहरे आत्मा दमन ताबीज निकाले। उन्होंने नथानिएल लॉयड की आत्मा को घेर लिया और उसे बिखरने से रोक दिया। फिर उसने अपनी वास्तविक ऊर्जा को एक बार फिर से जुटाया और अपना हाथ हिलाया। वूश वूश वूश, बिखरी हुई चांदी की सुइयां सीटी बजाती हुई वापस लौटी और नथानिएल लॉयड के शरीर पर स्थित 9 प्रमुख एक्यूपंक्चर बिंदुओं में फिर से चुभ गईं। लेकिन जैसे ही चांदी की सुइयां गिरी, वे एक बार फिर उड़ने लगे। मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा। लायनल येगर की भौहें तन गईं क्योंकि वह 9 चांदी की सुइयों को नियंत्रित करते हुए नथानिएल लॉयड के शरीर पर स्थित 9 एक्यूपंक्चर बिंदुओं पर निशाना साध रहे थे। अगले समय में अर्नव येगर ने एक के बाद एक कई प्रयास किए, लेकिन हर बार सुई को एक्यूपॉइंट्स में डालने के बाद वह फट जाती और बाहर निकल जाती। वहां मौजूद भीड़ ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उनकी धड़कनें तेज हो गईं और उनकी सांसें भारी हो गईं। ये बात सभी को स्पष्ट थी कि मौजूदा स्थिति बेहद खतरनाक थी। हर कोई मदद करना चाहता था, लेकिन उन्हें पता चला कि वे बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकते। अर्नव येगर के तरीके अविश्वसनीय थे। लेयट टेनेट और अन्य लोगों की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि जोसेफ हैंस, मेलोनी टोबलर, एडी मैककेना और रिलेली भी ये नहीं समझ पा रहे थे कि वह क्या कर रहा है। 1 दर्जन से अधिक प्रयासों के बाद वह 1 दर्जन से अधिक बार असफल रहा। मुख्य बात यह थी कि 9 स्वर्णिम आत्मा दमन ताबीज ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते थे, और नथानिएल लॉयड की आत्मा पूरी तरह से बिखरने वाली थी। क्या करें, और रास्ता भी क्या था? चिंतित होकर अर्नव येगर ने अपनी आंखें बंद कर ली, खुद को शांत करने की कोशिश की और द मेडिकल इमॉर्टल्स ट्रेजर की सामग्री को याद किया। कुछ मिनट बाद अर्नव येगर ने अचानक अपनी आंखें खोली और आखिरकार उन्हें एक समाधान सूझ गया। उसने झट से अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली को काटा और उस पर लगे रस और खून को उंगली पर छिड़क दिया। रस और खून की एक बूंद निकली और नथानिएल लॉयड के माथे पर जा गिरी।
फिर अर्नव येगर ने एक बार फिर अपनी सच्ची ऊर्जा को सक्रिय किया और 9 चांदी की सुइयों को नियंत्रित करते हुए उन्हें नथानिएल लॉर्ड की ओर तेजी से बढ़ाया। वूश वूश वूश। अंत में चांदी की 9 सुइयां बिना गिरे नथानिएल लॉर्ड के 9 एक्यूपॉइंट्स में डाल दी गईं। अर्नव येगर ने भी सूत्र का एक बार फिर पाठ किया, जिससे नथानिएल लॉर्ड की अलग हुई आत्मा वापस उसके शरीर में लौट आई। प्रकाश की एक चमक। नथानिएल लॉर्ड की विघटित होती आत्मा अंततः अपने उचित स्थान पर लौट आई। बिना किसी रुकावट के अर्नव येगर ने लगातार अपने शरीर के भीतर अपनी वास्तविक ऊर्जा को सक्रिय किया और फिर अपना हाथ हिलाया। कंपन हो रहा है। नथानिएल लॉर्ड के शरीर में डाली गई सभी 54 चांदी की सुइयां और बाकी 5 लोग इस क्षण कांप उठे। इस पल वहां मौजूद सभी लोग हक्का बक्का रह गए, बेहद हैरान थे। विशेष रूप से एम्मा कॉब, मेलोनी टोबलर, एडी मैककेना और रिलेली। वे चारों तो और भी ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए। मेलोनी टोबलर ने आह भरते हुए कहा, ऐसे अविश्वसनीय एक्यूपंक्चर कौशल के बारे में हमने कभी सुना भी नहीं है और न ही कभी देखा है। एडी मैककेना और रिलेली दोनों ने भावुक होकर बार बार सिर हिलाया। एम्मा कॉब ने अर्नव येगर को ध्यान से देखा, उसकी खूबसूरत आंखें झिलमिला रही थीं। हालांकि वह इस लड़के को ज्यादा समय से नहीं जानती थी, लेकिन कुछ ही घंटों में उसने उसे जो झटके दिए थे वे एक के बाद एक आने लगे। उनकी मार्शल आर्ट असाधारण थी, उनके मंत्र असाधारण थे और उनके चिकित्सा कौशल बेजोड़ थे। क्या इस आदमी को कुछ भी नहीं पता? समय धीरे धीरे बीत रहा था। वहां मौजूद सभी लोग बहुत तनाव में थे, यहां तक कि सांस लेने से भी डर रहे थे। पोलार्ड ली और भी ज्यादा घबराए हुए थे, उन्होंने अपनी मुठ्ठियां कसकर भींच ली थीं। उसने पहले ही एक चांदी की सुई निकाल ली थी, लेकिन क्या यह आदमी वाकई उन 6 लोगों को बचा सकता था? अनजाने में ही आधा घंटा बीत चुका था। अंततः नथानिएल लॉर्ड के शरीर में डाली गई चांदी की सुइयां कंपन करना बंद कर दी। अर्नव येगर ने धुंधली ऊर्जा से भरी एक लंबी सांस छोड़ी और अपना पसीना पोंछने के बाद हाथ हिलाकर सभी चांदी की सुइयां उठा लीं। गुरुजी, ये 6 लोग कैसे हैं? क्या वे जीवित हैं? जोसेफ हैंस ने जल्दी से पूछा। डॉक्टर येगर, क्या थंडर लीडर और बाकी सब अब ठीक हैं? क्रिश्चियन वेस्ट ने भी चिंतापूर्वक पूछा। बाकी सभी लोग भी उत्सुकता से अर्नव येगर की ओर देख रहे थे। अर्नव येगर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हालांकि अभी स्थिति बहुत ही गंभीर थी, लेकिन सौभाग्य से कोई बड़ी समस्या नहीं हुई। वास्तव में? लेयट टेनेट उत्साहित होकर बोला, क्या थंडर लीडर और बाकी सब अब ठीक हैं? हाँ, अर्नव येगर ने सिर हिलाया। खुश होने की क्या वजह है? वे 6 लोग अभी तक जागे नहीं हैं, है ना? पोलार्ड ली ने ठंडे लहजे में बात की। हालांकि पोलार्ड ली के बोलने से पहले ही उन्होंने देखा कि नथानिएल लॉर्ड समेत 6 लोग अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहे थे। पलक झपकते ही पूरा वार्ड सन्नाटे में डूब गया। वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए, अविश्वास से उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। कुछ ही घंटे पहले नथानिएल लॉर्ड और अन्य 5 लोगों की धड़कन और सांसें रुक गईं और उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन अब नथानिएल लॉर्ड और अन्य लोगों ने सचमुच अपनी आंखें खोल ली हैं और वे फिर से जीवित हो गए हैं। ये तो बस एक पुनरुत्थान है। अगर उन्होंने इसे अपनी आंखों से न देखा होता तो वे इस तथ्य पर विश्वास करने की हिम्मत ही नहीं करते। 110 अध्याय 110 जानबूझकर की गई हत्या। कुछ देर तक शांति छाई रही। पूरा वार्ड अचानक जीवंत हो उठा। वह जाग गया है। श्री पिल और बाकी सब लोग सचमुच जाग रहे हैं। हे भगवान, क्या ये सच है? क्या मरे हुए लोग सचमुच जीवित हो सकते हैं? चमत्कार। डॉक्टर येगर ने एक और चमत्कार कर दिखाया है। अविश्वसनीय। क्या इस दुनिया में कोई ऐसी बीमारी है जो डॉक्टर येगर को हैरान कर सके? वहां मौजूद सभी डॉक्टर आश्चर्य से चीख रहे थे, वे गहरे सदमे में थे। शानदार, लाजवाब, मास्टर की चिकित्सा संबंधी कुशलता वाकई अद्भुत है। जोसेफ हैंस ने जोश में आकर अपनी मुट्ठी को पूरी ताकत से लहराया। मेलोनी टोबलर ने भावुक होकर आह भरी, आज मैंने आखिरकार देख लिया कि एक सच्चा दिव्य चिकित्सक क्या होता है। एडी मैककेना और रिलेली दोनों ही अर्नव येगर से बहुत प्रभावित थे और उनसे दोस्ती करने का इरादा भी रखते थे। वहां केवल जोनाथन हापर ही अचंभित खड़ा था, उसके चेहरे पर खुशी का कोई भाव नहीं था। उसने खुद ही चांदी की एक सुई निकाल दी, तो फिर यह व्यक्ति अपने मरीज की जान बचाने में कैसे कामयाब रहा? क्या यह आदमी इंसान भी है? थंडर लीडर, एम्मा कॉब और क्रिश्चियन वेस्ट बेहद खुश थे और तुरंत वहां दौड़ पड़े। नथानिएल लॉर्ड ने एम्मा कॉब और क्रिश्चियन वेस्ट को हैरानी से देखा और पूछा, एम्मा, क्रिश्चियन, मैं अस्पताल में क्यों हूं? क्या हुआ? क्या अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है? अस्पताल के बिस्तरों पर लेटे अन्य 5 लोगों ने भी एम्मा कॉब और क्रिश्चियन वेस्ट को देखा। थंडर लीडर, मुझे सब कुछ समझाने दीजिए। क्रिश्चियन वेस्ट ने अपने आंसू पोंछे और पिछले कुछ घंटों की घटनाओं को नथानिएल लॉर्ड को सुनाया।
क्रिश्चियन वेस्ट के शब्दों को सुनने के बाद नथानिएल लॉर्ड मुश्किल से उठकर बिस्तर से बाहर निकले और अर्नव येगर के सामने झुककर उन्हें गहरा प्रणाम किया। श्री येगर, मेरी जान बचाने के लिए आपका धन्यवाद। मैं सदा आभारी रहूंगा। महोदय, मेरी जिंदगी आपकी वजह से ही है। भविष्य में अगर आपको कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक पूछें। मैं जरूर मदद करूंगा। शुक्रिया श्रीमान येगर, हमारी जान बचाने के लिए धन्यवाद। बाकी 5 लोग भी बिस्तर से उठे और अर्नव येगर के सामने झुककर उन्हें गहरा प्रणाम किया। अर्नव येगर ने अपना हाथ उठाया और कहा, आप सभी का स्वागत है। अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए आप सभी मौत के कगार पर थे। आप सभी रिवर सिटी के नायक हैं और मैं आप सभी का सम्मान करता हूं, इसलिए मैं आपको बचाने के लिए तैयार था। नथानिएल लॉर्ड ने अर्नव येगर को प्रशंसा भरी निगाहों से देखा। श्रीमान येगर, आप ही असली हीरो हैं। आपने न केवल हमारी जान बचाई बल्कि काले कपड़े पहने जोसेफ को भी काबू में कर लिया। मुझे नहीं पता कि मैं आपका सही तरीके से धन्यवाद कैसे करूं। अर्नव येगर मुस्कुराए और सिर हिलाते हुए बोले, बस करो श्रीमान पिल, अब मुझे धन्यवाद मत दो। जहां तक नायक की उपाधि की बात है, मैं उसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करता। इसी क्षण एम्मा कोब ने कहा, थंडर लीडर श्रीमान येगर को अभी अभी इलाज के दौरान एक खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ा। क्या स्थिति है? नथानिएल लॉर्ड ने पूछा। एम्मा कोब ने नथानिएल लॉर्ड को चांदी की सुई के गुम होने की घटना के बारे में बताया। ये सुनकर नथानिएल लॉर्ड का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने निर्देशक टैनर की ओर मुड़कर कहा, निर्देशक टैनर, अस्पताल में भी किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की। इस मामले की गहन जांच होनी चाहिए। यह सही है। पर्दे के पीछे से साजिश रचने वाले व्यक्ति को ढूंढना होगा। एम्मा कॉब ने भी ठंडे लहजे में कहा। ये शब्द सुनकर डायरेक्टर टैनर सिहर उठे, उनका पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग गया। जोनाथन हापर और भी ज्यादा बेचैन था, उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उन्हें लगा था कि मामला यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इसे आगे भी जारी रखा जाएगा। डायरेक्टर टैनर ने कहा, थंडर लीडर, निश्चिंत रहें, मैं तुरंत निगरानी फुटेज की जांच करके देखूंगा कि क्या हुआ था। इसके बाद निदेशक टैनर ने अपना फोन निकाला और कंट्रोल रूम को फोन करके उनसे वार्ड के बाहर कॉरिडोर की पिछले 3 घंटों की निगरानी की जांच करने को कहा। फोन रखने के बाद सभी लोग चुपचाप इंतजार करने लगे। जोनाथन हापर का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसे पसीना आने लगा था क्योंकि सेकंड सालों की तरह लग रहे थे। कुछ समय पहले ही उसने चांदी की एक सुई निकालकर कूड़ेदान में फेंक दी थी, लेकिन अभी तक उसके पास उससे निपटने का समय नहीं मिला था। वह कैमरे में कैद हो गया होगा। मुझे इस मामले को अभी तुरंत निपटाना होगा। ये सोचते हुए जोनाथन हापर ने लेड टेनेट से कहा, निर्देशक महोदय, मैं शौचालय जा रहा हूं। अर्नव येगर ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, डॉक्टर हापर, जाने की जल्दी मत करो, निगरानी फुटेज देखने के बाद ही जाओ। वह लगातार जोनाथन हापर के चेहरे के भावों पर ध्यान दे रहा था और उसे हमेशा लगता था कि उसमें कुछ गड़बड़ है। लेड टेनेट ने भी अपनी बात रखी, डॉक्टर हापर, इस समय वार्ड में सिर्फ तुम ही थे, तुम्हें इस मामले की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कृपया शौचालय जाने से पहले प्रतीक्षा करें। हाँ, जोनाथन हापर ने सिर हिलाया, अपनी मुट्ठियों को कसकर भींचा, उसका दिल घबराहट से धड़क रहा था। इसमें लगभग 10 मिनट ही लगे। लेड टेनेट का फोन बजा। उसके फोन पर एक वीडियो भेजा गया था। लेड टेनेट ने वीडियो खोला और उसे ध्यान से देखा। वीडियो देखने के बाद लेड टेनेट का चेहरा एकदम भावहीन हो गया। एम्मा कॉब ने कहा, निर्देशक टैनर, मुझे देखने दीजिए। लेड टेनेट ने फोन एम्मा कॉब को सौंप दिया। एम्मा कॉब ने भी वीडियो खोला और उसे देखना शुरू कर दिया। लायनल येगर, नथानिएल लॉर्ड और अन्य लोग इकट्ठा होने आए। जल्द ही वीडियो बनकर तैयार हो गया। सबके चेहरे ठंडे पड़ गए। लायनल येगर ने ठंडी और उदासीन आंखों से जोनाथन हापर की ओर देखा, जैसा कि उम्मीद थी, ये तुमने ही किया है। क्यों? लेड टेनेट गुस्से से आग बबूला हो गया और जोनाथन हापर को घूरते हुए बोला, जोनाथन हापर, तुमने ऐसा क्यों किया? ये जानबूझकर की गई हत्या है, क्या आप जानते हैं? यह मैं नहीं था, यह मैं नहीं था। मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। जोनाथन हापर बुरी तरह कांप रहा था, उसके चेहरे से ठंडा पसीना बह रहा था और उसकी आवाज कांप रही थी। लेड टेनेट और भी ज्यादा क्रोधित हो गए, वीडियो में सब कुछ स्पष्ट है, क्या आप अब भी बहस करना चाहते हैं? नथानिएल लॉर्ड का चेहरा एकदम ठंडा था और उसने क्रिश्चियन वेस्ट से कहा, छोटे वेस्ट, जाओ और चांदी की सुइयां ढूंढो। हाँ, क्रिश्चियन वेस्ट ने सिर हिलाया और जल्दी से वार्ड से बाहर निकल गया। कुछ ही देर में क्रिश्चियन वेस्ट दस्ताने पहने और एक प्लास्टिक की थैली लिए वापस आया। प्लास्टिक की थैली में एक चांदी की सुई थी। नथानिएल लॉर्ड ने जोनाथन हापर की ओर देखा और कहा, चांदी की सुई पर मौजूद उंगलियों के निशान और इस आदमी के उंगलियों के निशान की जांच करो। ठीक है। क्रिश्चियन वेस्ट ने सिर हिलाया और फिर जोनाथन हापर से कहा, मेरे साथ आओ।
भौतिक साक्ष्य मिल जाने के बाद जोनाथन हापर अब बहाने नहीं बना सकता था। धड़ाम, वह घुटनों के बल गिर पड़ा, रोने और सिसकने लगा। निर्देशक महोदय, मैं गलत था, मुझे सचमुच पता है कि मैं गलत था। मुझे नहीं पता था कि चांदी की सुइयां निकालना इतना खतरनाक होगा। कृपया निर्देशक से मेरे लिए सिफारिश करने को कहें। अर्नव येगर ने उपहास उड़ाते हुए कहा, क्या तुम सचमुच नहीं जानते? जाने से पहले मैंने कहा था कि किसी भी कीमत पर चांदी की सुइयां मत निकालना, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा किया। आखिर तुम सोच क्या रहे थे? हरामखोर, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। एम्मा कॉब सीधे आगे बढ़ी और जोनाथन हापर के चेहरे पर कई बार थप्पड़ मारे, जिससे वह जमीन पर गिर गया। पिटाई के कारण जोनाथन हापर का चेहरा सूज गया था और उसके कई दांत टूटकर खून से लथपथ होकर गिरने लगे थे। जैसे ही एम्मा कॉब उसे पीटना जारी रखने वाली थी, क्रिश्चियन वेस्ट ने उसे पीछे खींच लिया। अगर यह महिला उसे पीटती रही तो निश्चित रूप से उसकी पीट पीटकर हत्या कर दी जाएगी। जोनाथन हापर जल्दी से वापस उठा, जमीन पर घुटने टेक दिए और लेड टेनेट से विनती की, निर्देशक महोदय, मुझे सच में पता है कि मैं गलत था। मैंने तो सिर्फ अर्नव येगर से बदला लेने के लिए ऐसा किया था। मुझे नहीं पता था कि इसके इतने गंभीर परिणाम होंगे।